हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक और अमेजिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ डायलिसिस। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डायलिसिस की। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो आप लोगों को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे डायलिसिस की। ठीक है, चलो ओके। तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डायलिसिस की। अब देखो, ऐसा है कि प्रीवियस सेशन में हम ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि हमारी बॉडी में किडनीज़ कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, किडनीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में। दरअसल हमारी बॉडी में किडनीज़ एक छन्नी की तरह काम करती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम छन्नी तो कुछ ना कुछ फ़िल्टर करती है ना, छन्नी तो कुछ ना कुछ फ़िल्टर करती है, हमारी किडनीज़ क्या फ़िल्टर करती हैं? तो हमारी बॉडी में किडनीज़ फ़िल्टर करती हैं हमारे ब्लड को। एक्चुअली हमारे ब्लड में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे ब्लड में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं। तो ब्लड से उन मेटाबॉलिक वेस्ट्स को हटाना या ब्लड से उन मेटाबॉलिक वेस्ट्स को रिमूव करने का काम किसका होता है? तो हमारी किडनीज़ का। ठीक है, अब याद करो प्रीवियस सेशन जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि एक इंसान की बॉडी में कितनी किडनीज़ होती हैं? तो 2, है ना। याद करो, हमने एग्जाम्पल लिया था छगन का। भाई छगन कौन है? छगन एक इंसान ही तो है। तो छगन की बॉडी में कितनी किडनीज थी? 2। तो एक काम करते हैं ना, हम सबसे पहले तो किडनीज ही ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। जब कुछ समझ में ना आए कि ज़िंदगी में क्या करना है, जब कुछ समझ में ना आए कि ज़िंदगी में क्या करना है, सबसे पहले उठा करके किडनीज ही ड्रॉ कर लिया करो। कुछ इस तरीके से ये बन गई एक किडनी और ये बन गई दूसरी किडनी, बीन शेप्ड किडनीज। याद आया? ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको प्रीवियस सेशन में। ठीक है, तो किडनीज तो हमने ड्रॉ कर ली। अब सुनो, ये बात तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है, ये बात हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ चुकी है। क्या? कि किडनीज का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। किडनीज का क्या काम होता है? ब्लड को फिल्टर करना। लेकिन इसके लिए ब्लड को किडनीज तक पहुंचना भी तो पड़ेगा ना भाई साहब। ये बात तो हमें याद हो चुकी है कि हाँ, किडनीज क्या करेंगी? किडनीज हमारे ब्लड को फिल्टर करेंगी, लेकिन इसके लिए ब्लड को किडनीज तक पहुंचना भी तो पड़ेगा ना। और ब्लड दोनों ही किडनीज तक कैसे पहुंचता है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में। याद करो, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक किडनी है, ये एक सुंदर सी प्यारी सी होनहार किडनी है, तो इसके अंदर जाती है एक रीनल आर्टरी। याद आया कि ये हमारी एक सुंदर सी किडनी है, ये एक होनहार किडनी है जिसके अंदर जाती है क्या? एक रीनल आर्टरी। सिमिलरली जो ये वाली किडनी है, इसने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है भाई, इसको भी तो ब्लड को फिल्टर करना है ना। तो ब्लड को इस किडनी तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे? तो जो ये वाली किडनी है, इसके अंदर भी जाती है एक रीनल आर्टरी, है ना।
जो ये वाली किडनी है, ये वाली किडनी, इसके अंदर भी जाती है एक रीनल आर्टरी। तो इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, मोटी बन गई कुछ इस तरीके से। तो हुआ क्या, इस किडनी के अंदर गई एक रीनल आर्टरी। सिमिलरली जो ये वाली किडनी है, ये भी होनहार है, ये भी सुंदर सी है, तो इस किडनी के अंदर भी गई एक रीनल आर्टरी। इसका मतलब दोनों ही किडनीज में एक एक रीनल आर्टरी एंटर कर जाती है ना। बात का निचोड़, कंक्लूजन तो यही निकलता है ना कि दोनों ही किडनीज में एक एक रीनल आर्टरी एंटर कर जाती है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं कि ये है क्या, ये है रीनल आर्टरी। तो ये तो आपको अब याद हो गया होगा, प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और इस सेशन में भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। क्या कि दोनों ही किडनीज में एक एक रीनल आर्टरी एंटर करती है। ये दोनों ही रीनल आर्टरीज से होने क्या वाला है भाई, ये तो समझ में आ गया, याद भी हो गया कि दोनों ही किडनीज में एक एक रीनल आर्टरी एंटर कर रही है। लेकिन ये दोनों ही रीनल आर्टरीज से होने क्या वाला है, इन दोनों ही रीनल आर्टरीज से ब्लड आने वाला है भाई, दोनों ही किडनीज में। मुद्दा तो वही था ना, मुद्दे पे मुद्दा बनता है। मुद्दा तो यही था कि मैम किडनीज को ब्लड फिल्टर करना है, लेकिन ब्लड को सबसे पहले किडनीज तक पहुंचना तो पड़ेगा ना, तब जाकर के किडनीज क्या करेंगी, अपना काम करेंगी, अपना करिश्मा दिखाएंगी ब्लड को फिल्टर करके। तो इसके लिए ब्लड को किडनीज तक पहुंचना पड़ेगा। तो ब्लड कैसे पहुंचेगा दोनों ही किडनीज तक। तो ये जो रीनल आर्टरीज है ना, हर एक किडनी में जो एक रीनल आर्टरी एंटर कर रही है ना, उसी रीनल आर्टरी से क्या होने वाला है, ब्लड पहुंचने वाला है रिस्पेक्टिव किडनीज तक। इसमें भी है आर्टरी, इसके अंदर भी गई है क्या, एक रीनल आर्टरी। तो इन्हीं रीनल आर्टरीज से ब्लड पहुंचने वाला है दोनों ही किडनीज तक, ठीक है, ओके। अब ये भी समझ में आ गया कि मैम ये मुद्दा तो रिजॉल्व हो गया, क्या कि ब्लड कैसे पहुंचेगा दोनों किडनीज तक। बधाई हो, दोनों ही किडनीज तक ब्लड पहुंच चुका है। रीनल आर्टरीज के बदौलत, दोनों रीनल आर्टरीज के बदौलत जो ब्लड है वो किडनीज तक पहुंच गया है, बधाई हो। लेकिन अब क्या होगा, अब हम किडनीज से बोल सकते हैं कि देखो तुम दोनों को ही हमने ब्लड ला करके दे दिया है, अब तुम दोनों के ही अंदर ब्लड की सप्लाई हो रही है। हम दोनों ही किडनी से ये बोल सकते हैं अब कि अब तुम्हारे अंदर ब्लड पहुंचने लगा है, ब्लड की सप्लाई जो है वो शुरू हो गई है तुम तक। तो अब अपना काम करो, फिर किस बात की देरी है। तो अब किडनीज क्या करेंगी, ब्लड को फिल्टर करना शुरू करेंगी। अब किडनीज क्या करेंगी, ब्लड को फिल्टर करना शुरू करेंगी। लेकिन कैसे, फिर एक मुद्दा आ गया सामने कि कैसे, ब्लड तो पहुंच गया किडनीज तक, लेकिन अब किडनीज को भी पता है कि उनको करना है क्या, ब्लड को फिल्टर, लेकिन कैसे। तो भाई इसके लिए मदद ली जाती है किसकी, किडनीज की जान की। किडनीज की जान मतलब कौन, नेफ्रॉन्स। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। कौन, तो नेफ्रॉन। इस वाली किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली जो ये वाली किडनी है ये भी पीछे नहीं रहती है, इस वाली किडनी में भी लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। आई बात समझ में। तो 1 मिलियन यहाँ, 1 मिलियन यहाँ, इतने क्या बोलते हैं,
पैसों वाले हैं हम, मतलब इतने अमीर हैं हम कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इस वाली किडनी में और लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इस वाली किडनी में, तो हम हुए ना रिच। आई बात समझ में? तो भाई नेफ्रॉन्स ही क्या करने वाले हैं, बेसिकली ब्लड को फिल्टर करने वाले हैं। नाम लग गया किडनीज का, नाम लग गया किडनीज का कि किडनीज करती हैं क्या, ब्लड को फिल्टर। लेकिन अगर आप किडनीज के अंदर ऐसे झांक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किडनीज में जो नेफ्रॉन्स हैं, 1 मिलियन किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, वो नेफ्रॉन्स कर रहे हैं क्या, ब्लड को फिल्टर। इसका मतलब नेफ्रॉन्स के बिना किडनीज कुछ नहीं है। अगर आपने नेफ्रॉन्स को बाहर निकाल दिया किडनीज से, तो किडनीज का कोई, आप बोल सकते हो कि कोई काम ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि असली काम तो नेफ्रॉन्स ही कर रहे हैं ना। किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, 1 मिलियन यहाँ और 1 मिलियन यहाँ, ये नेफ्रॉन्स ही क्या करते हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स है, भाई नेफ्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज। तो किडनीज के अंदर, दोनों ही किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, वो नेफ्रॉन्स क्या करने वाले हैं, ब्लड को फिल्टर करने वाले हैं। और हम तो कहते हैं कि फिल्ट्रेशन हो गई है, जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो हो चुकी है। नेफ्रॉन्स ने अपना काम कर दिया, नेफ्रॉन्स ने ब्लड को फिल्टर कर दिया, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई है। इसका मतलब क्या कि ब्लड में जो मेटाबॉलिक वेस्ट था, ब्लड में जो मेटाबॉलिक वेस्ट था वो ब्लड से बाहर निकाल दिया गया। भाई फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई का मतलब क्या, यही तो है ना। मैंने बोला कि चाय है वो छन चुकी है। चाय छन चुकी है का मतलब क्या है कि चाय से जो चाय पत्ती है वो मैं हटा चुकी हूँ। अगर मैं किसी को बोलूँगी कि भाई चाय छन गई है, इसका मतलब क्या कि चाय से जो चाय पत्ती है वो मैंने हटा ली है, अब जो है फिल्ट्रेट उसे आप पी सकते हो। मतलब तो यही हुआ। तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि किडनीज में जो नेफ्रॉन्स हैं, किडनीज में जो नेफ्रॉन्स हैं उन्होंने अपना काम कर दिखाया। उन्होंने फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कर दी, उन्होंने ब्लड को फिल्टर कर दिया। ब्लड को फिल्टर कर दिया का मतलब क्या है, ब्लड को फिल्टर कर दिया का मतलब यह है कि ब्लड में जो मेटाबॉलिक वेस्ट था, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या कि भाई बधाई हो, जो ब्लड है वो साफ हो गया, ब्लड तो एकदम क्लीन हो गया, एकदम राजा बेटा बन गया, ब्लड साफ हो गया, ब्लड है ना, क्लीन हो गया। अब ये जो राजा बेटा ब्लड है, ये जो क्लीन ब्लड है, इसको जो किडनीज है वो अपने पास तो नहीं रखेंगी संभाल करके कि देखो हमने जो ना ब्लड को साफ किया है तो इसको हम ही रखेंगे, ऐसा नहीं होता। किडनीज ने अपना काम कर दिया, किडनीज के जो नेफ्रॉन्स उन्होंने अपना काम कर दिया, ब्लड को फिल्टर कर दिया, मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड से हटा दिया, मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड से हटा दिया, ब्लड साफ हो गया। अब इस साफ सुथरे ब्लड को भेजा जाता है कहाँ, इस क्लीन ब्लड को भेजा जाता है कहाँ, हार्ट तक। कैसे, तो जो ये वाली किडनी है ना, ये वाली किडनी, इससे निकलती है क्या, एक वेन। अरे इस वाली किडनी से निकलती है एक वेन। और क्योंकि हम किडनी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रीनल, मीनल नहीं, रीनल। किडनी, जैसे कि लिवर के लिए हम वर्ड यूज कौन सा करते हैं, हिपैटिक। लिवर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हिपैटिक, कि भाई लिवर से डक्ट निकल रही है तो हिपैटिक डक्ट। हार्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्डियक, हार्ट के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। वैसे ही किडनीज के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रीनल। तो क्योंकि जो ये वाली जो किडनी है, इससे एक वेन निकल रही है, इस वाली किडनी से एक वेन निकल रही है, तो इसलिए वेन का नाम क्या पड़ जाएगा, अरे रीनल वेन। क्या नाम पड़ जाएगा, रीनल वेन। सिमिलरली जो ये वाली किडनी है, इसने कोई पाप तो करे नहीं है भाई, इसने भी ब्लड को, इस किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स थे, उन नेफ्रॉन्स ने भी क्या किया है, ब्लड को फिल्टर किया। इस किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स थे, उन नेफ्रॉन्स ने भी ब्लड को फिल्टर कर दिया है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ना
यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई है, मतलब कि यहाँ पर भी क्या है, क्लीन ब्लड है। तो इधर पर भी जो क्लीन ब्लड है इस वाली किडनी में, उसको भी तो हार्ट तक पहुँचाना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ से भी निकलती है एक वेन, यहाँ से भी निकलती है, इस वाली किडनी से भी निकलती है क्या, एक वेन, इस वाली किडनी से भी निकलती है एक वेन, और उसको भी हम क्या बोलेंगे, रीनल वेन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीनल वेन ही बोलेंगे। इसका मतलब क्या कि दोनों ही किडनी से एक एक रीनल वेन निकल रही है, दोनों ही किडनी से एक एक रीनल वेन निकल रही है। एक काम करें क्या, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, तो ये थोड़ा सा आपको अलग नजर आएगा, वरना तो अभी रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स ये काफ़ी मिली जुली नज़र आ रही हैं, है ना। केवल जो रीनल वेन्स है ना, इन्हीं को मैं कलर कर रही हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो, तो एक एक किडनी से क्या हुआ है, एक एक किडनी से एक एक रीनल वेन निकल चुकी है, और यहाँ पर इतना किया है तो लिख भी देते हैं ना कि ये क्या है, रीनल वेन है। तो एक एक किडनी से एक एक रीनल वेन निकलती है, मतलब कि दो रीनल वेन्स हो गई, और ये दोनों ही रीनल वेन्स आपको पता है कहाँ जाने वाली है, ये दोनों ही रीनल वेन्स जाने वाली हैं, गेस करो, वेना केवा में। कौन सा वाला, सुपीरियर या इंफीरियर? भाई दो वेना केवा होता है ना, दो मेजर वेन्स होती हैं। हार्ट के राइट एट्रियम में दो मेजर वेन्स पहुंचती हैं, है ना, वेना केवा, लेकिन एक होती है सुपीरियर और एक होती है इंफीरियर। जो सुपीरियर वेना केवा है वो जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हेड, नेक, आर्म्स, है ना, जो सुपीरियर वेना केवा है वो अपर बॉडी पार्ट्स से ब्लड लेकर के पहुंचती है राइट एट्रियम तक, लेकिन जो इंफीरियर वेना केवा है वो लोअर बॉडी पार्ट्स से, या बोल सकते हो कि जो इंफीरियर वेना केवा है वो लोअर बॉडी का ब्लड लेकर के पहुंचती है कहाँ तक, हार्ट के राइट एट्रियम तक। तो भाई जो किडनीज हैं ये भी तो नीचे ही होती है ना, एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, थोड़े नीचे की तरफ है ना, यहाँ पर हमें लगता है कि आगे होती हैं किडनीज, आगे नहीं पीछे होती हैं, डॉर्सल साइड में। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसके एक साइड में एक किडनी, दूसरे साइड में दूसरी किडनी। आई बात समझ में? तो ये भी तो बॉडी का लोअर हिस्सा ही हुआ ना, ये भी तो बॉडी का लोअर पार्ट ही तो हुआ, एब्डोमिनल कैविटी, है ना। तो एक एक किडनी से जो एक एक रीनल वेन निकल रही हैं, जो कुल मिलाकर के दो रीनल वेन्स हैं, ये दोनों ही रीनल वेन्स कहाँ जाकर के खुलेंगी, तो इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा फिर ब्लड लेकर के जाएगी कहाँ, राइट एट्रियम तक। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाएगा, वहाँ पर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन डाली जाएगी, है ना। लंग्स के लेवल पर क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन डाली जाती है, फिर वही जो ब्लड है वो कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल जाएगा। यही होता है, ये पूरी साइकिल होती है ना। तो जो दो रीनल वेन्स हैं ये कहाँ पे जाकर के आप बोल सकते हो कि खुलेंगी, दोनों ही रीनल वेन्स जाकर के खुलती हैं इंफीरियर वेना केवा में, और फिर वो जो ब्लड है आगे वहाँ से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। अच्छा, ये दोनों ही रीनल आर्टरीज कहाँ से आ रही हैं, ये दोनों ही रीनल आर्टरीज कहाँ से आ रही हैं, एओर्टा से। कहाँ से, एओर्टा से, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, तो ब्लड का जो काम था, ब्लड का जो खेल था वो तो हमें समझ में आ गया, कैसे ब्लड जो ना फिल्टर हुआ वो सब ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, ये सब मैं आपको क्यों रिवाइज करवा रही हूँ ये आपको पता चलेगा। अभी हम 2 मिनट बाद ही डायलिसिस की प्रोसेस पर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो डायलिसिस का मैं एक फाउंडेशन बिछा रही हूँ आपके लिए। कैसे, प्रीवियस सेशन में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, अब उन सभी चीज़ों को मैं एक साथ रिवाइज तो नहीं करवा सकती इस सेशन में, है ना, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि डायलिसिस के लिए एक फाउंडेशन मैं बिछा दूँ, ठीक है। सुनो, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई किडनीज हैं, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स ने क्या करा, ब्लड को फिल्टर कर दिया।
ब्लड को फिल्टर कर दिया, मतलब कि ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को हटा दिया। जो ब्लड अब हुआ, मतलब ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट हटा दिया, तो ब्लड तो साफ हो गया, ब्लड क्लीन हो गया। और फिर उस क्लीन ब्लड को कैसे भेजा गया है किडनीज से बाहर, वो भी हमने देख लिया। लेकिन ज़रा उस मेटाबॉलिक वेस्ट पर हम दोबारा से आते हैं, उस मेटाबॉलिक वेस्ट पर हम दोबारा से आते हैं जिसको कि किडनी से हटाया, जिसको कि ब्लड से हटाया गया है। उस मेटाबॉलिक वेस्ट पर हम वापस आ जाते हैं जिसको कि अभी अभी ब्लड से हटाया गया है, रिमूव किया गया है। अब वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को जो किडनीज हैं वो अपने पास संभाल के तो नहीं रखेंगे कि अरे वाह ये तो हमारा खजाना है, हमने तो मेहनत करके, किडनीज बोलेंगी कि भाई हमने तो मेहनत करके इस मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से जो है हटाया है, ब्लड से रिमूव किया है, तो इस मेटाबॉलिक वेस्ट पे हक हमारा है। इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हम अपने अंदर, हम मतलब कि किडनीज बोल रही हैं ऐसा, मैं नहीं बोल रही हूँ, किडनीज बोल रही हैं ऐसा कि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, इसको हमने ब्लड से हटाया है तो इस पे हक हमारा है। हम इस मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने अंदर रखेंगे, इसको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, इससे नौकरी करवाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। जो मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड से हटाया गया है किडनीज के नेफ्रॉन्स द्वारा, वो मेटाबॉलिक वेस्ट किडनीज के लिए, खुद के लिए भी क्या है भाई, हार्मफुल है। तो इसीलिए अब किडनीज क्या करने वाली हैं, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से ही दफा करने वाली है। ये नहीं कि बस ब्लड से जो है ना हटा दिया मेटाबॉलिक वेस्ट, बस ब्लड से जो है मेटाबॉलिक वेस्ट हटा दिया, बाकी अब वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको किडनीज क्या कर रही हैं, अपने अंदर स्टोर कर रही है। ऐसा नहीं होता। ब्लड से जो मेटाबॉलिक वेस्ट हटाया गया है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को अब किडनीज बॉडी से ही बाहर फेंकने वाली हैं। कैसे? तो अब किडनीज क्या बनाएंगी, यूरिन बनाएंगी। इसका मतलब ये है, क्या है, मतलब ये निकलता है कि किडनीज ने ब्लड को तो फिल्टर करा ही करा। किडनीज ने क्या करा, ब्लड को तो फिल्टर करा ही करा, एट द सेम टाइम यूरिन भी बनाई कि भाई जब ब्लड को फिल्टर किया गया तो मेटाबॉलिक वेस्ट आ गया। ब्लड को जब फिल्टर किया तो ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव हो गया। अब उस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से ही बाहर निकालने के लिए किडनीज क्या करने वाली हैं, यूरिन फॉर्मेशन करने वाली हैं। क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या होने वाला है यहाँ पर, यूरिन फॉर्मेशन होने वाला है। मतलब कि क्या बनेगी, यूरिन बनेगी, फॉर्मेशन, यूरिन बनेगी। सपोज बधाई हो कि यूरिन भी बन गई है। किडनीज ने क्या करा, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश में यूरिन बना दी है। अब क्या होगा, बन गई यूरिन, इसमें भी बन गई और इसमें भी बन गई। अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहां से जो ये वाली किडनी है, कौन सा कलर लें, चलो ये लेते हैं, जो ये वाली किडनी है, यहां से एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब निकलती है। अरे जो ये वाली किडनी है ना, इस किडनी से एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब निकलती है, हॉलो मस्कुलर ट्यूब निकलती है लाइक दिस। तो जो ये वाली किडनी है, ये बोलती है कि मुझे बार बार क्यों छोड़ देते हो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। अरे मुझसे भी यहां से एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब निकलेंगी, हॉलो मस्कुलर ट्यूब। और पता है क्या, इन दोनों ही हॉलो मस्कुलर ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, पता होना चाहिए। इन दोनों ही हॉलो मस्कुलर ट्यूब्स को हम बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। और अल्टीमेटली ये दोनों ही यूरेटर्स कहाँ जाकर के खोलेंगे, तो एक मस्कुलर सैक में जाकर के ओपन होंगे। इस वाली किडनी से एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब निकली, इस वाली किडनी से भी एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब निकली। इन दोनों ही हॉलो मस्कुलर ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। दोनों ही यूरेटर्स कहाँ जाकर के खुलते हैं, तो एक मस्कुलर सैक में, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, यूट्रस। अरे नहीं, यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो इस ब्लैडर में हम क्या करते हैं, इस ब्लैडर में अपनी सुसु को, यानी कि जो यूरिन है ना, यूरिन, कौन सा कलर लें, चलो ये लेते हैं। अब मैं अगर येलो करूँगी तो तुम लोग को शायद दिखे ना,
इसलिए थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं, इस ब्लैडर में अपनी यूरिन को स्टोर करते जाते हैं कि हाँ होती जा होती जा होती जा। इस ब्लैडर में सभी इंसान, ऐसा नहीं कि अकेले छगन या कोई और, सारे इंसान क्या करते हैं, इस यूरिनरी ब्लैडर में अपनी यूरिन को स्टोर करते जाते हैं। अब जैसे ही ये ब्लैडर पूरा भर जाता है तो सिग्नल पहुंचता है किसको, ब्रेन को, कि ब्रेन ब्रेन ब्लैडर फुल हो गया, ब्लैडर पूरा भर गया है यूरिन से। तो फिर ब्रेन सिग्नल भेजता है कि लो ठीक है ना, भर गया ना ब्लैडर, अब इसको साफ करो, इसको खाली करो। ब्रेन बोलता है कि अगर ब्लैडर भर गया है तो अब इसको खाली करो। खाली करने का मतलब क्या है कि इस ब्लैडर में जो यूरिन भरी होती है, इस ब्लैडर में जो यूरिन भरी होती है ना, अब वो यूरिन बॉडी से बाहर निकलती है। कैसे? तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी मस्कुलर, एक छोटा सा ट्यूब आपको नजर आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर एक छोटी सी ट्यूब आपको नजर आ रही होगी, ये एक ट्यूबुलर पैसेज आपको नजर आ रहा होगा। इसे हम बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है। एक इंसान के पास एक ही यूरेथ्रा होता है, एक इंसान के पास एक ही यूरेथ्रा होता है। जैसे कि एक ब्लैडर है वैसे ही यूरेथ्रा भी एक ही होता है। तो जब ब्लैडर पूरा भर जाता है तो इस ब्लैडर से अब जो यूरिन है वो कहाँ जाती है, इस यूरेथ्रा में जाती है। कहाँ जाती है यूरिन, कहाँ जाती है सुसु, इस ट्यूबुलर पैसेज में जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ब्लैडर में जो यूरिन है अब वो कहाँ जाएगी यूरिन, इस ट्यूबुलर पैसेज में, जिसे हम बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। और जैसे ही यूरेथ्रा में आएगी यूरिन, क्या होगा, जो आप बोल सकते हो कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है हमारे बॉडी में, सभी के पास एक एक, उस ओपनिंग से जो यूरिन है वो बॉडी के बाहर निकल जाएगी। तो ब्लैडर में आकर के भर गई थी यूरिन ढेर सारी, जब भर गया ब्लैडर तो अब हमने क्या करा, रिलीज करना शुरू किया। तो कहाँ जाएगी यूरिन, सबसे पहले जाएगी इस ट्यूबुलर पैसेज में, जिसको हम बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। और फिर यहाँ से जो यूरेथ्रल ओपनिंग है सभी की बॉडी में होता है, उस ओपनिंग से जो यूरिन है वो क्या होगी, बॉडी के बाहर तकलिया, यानी कि गेट आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, जिसे हम बोलते हैं क्या, यूरिनेशन की प्रोसेस। ये सब हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया था। प्रीवियस सेशन की बातें याद दिलाना आप लोगों को ज़रूरी होता है, ताकि इस सेशन में जो हम नई चीज़ें सीखते हैं उनको आप पुरानी बातों से, पुरानी कहानी से रिलेट कर पाओ। ये नहीं कि प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था, जो पढ़ा था वो सब हमने पढ़ के भूल गए, अब इस सेशन में आए हैं एकदम ब्लैंक दिमाग से आए हैं, कुछ घुस ही नहीं रहा है दिमाग में कि मैम ये क्या चल रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होता है डायलिसिस, क्या जो है ना सेलोफेन ट्यूब होती है, क्या क्या होता है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तो पुराने सेशन में हमने ये सब चीज़ें, ये तो बहुत ही बेसिक मैंने आपको रिवाइज करवाया, हमने तो जाने कितनी डिटेल में जाकर के पूरी पढ़ाई करी है अपने प्रीवियस सेशन में। तो जिसने नहीं देखा है वो जा करके प्रीवियस सेशन देखो, सीखो कि कैसे जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब देखो, जो यूरिन है, जो यूरिन निकलती है या जो यूरिन प्रोड्यूस होती है, उसका कॉम्पोजिशन भी मैं आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ा चुकी हूँ। जो यूरिन प्रोड्यूस हुई है, किडनीज ने जो यूरिन प्रोड्यूस करी है, फॉर्म करी है किडनीज ने, उस यूरिन का कॉम्पोजिशन भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्या पढ़ाया मैंने, अब इसमें 95% पानी है ना, यूरिन में 95% तो पानी ही है, जो बचा हुआ 5% है वो है सॉलिड वेस्ट का। किसका, सॉलिड वेस्ट का। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि यूरिन में 95% वाटर है एंड 5% सॉलिड वेस्ट। अब इस वेस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वेस्ट में सबसे पहले आता है यूरिया। कौन, यूरिया। फिर यूरिक एसिड, फिर
क्रिएटिनाइन, फिर एक्सिस आयंस। आप बोलोगे मैम एक्सिस आयंस? हाँ, एक्चुअली होता ये है कि हमारी बॉडी में, टू बी मोर स्पेसिफिक, हमारे ब्लड में कुछ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? तो ज़रूरत से ज़्यादा। क्या बोला मैंने? कि हमारे ब्लड में कुछ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना? तो ज़रूरत से भी ज़्यादा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे ब्लड में कुछ आयंस एक्सिस में होते हैं, हमारे ब्लड में कुछ आयंस एक्सिस में होते हैं। तो उन एक्सिस आयंस को ब्लड से रिमूव करना पड़ता है, ब्लड से हटाना पड़ता है। ना सिर्फ ब्लड से, बल्कि उन एक्सिस आयंस को बॉडी से ही बाहर निकालना पड़ता है। आई बात समझ में? तो उन एक्सिस आयंस के एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? भाई एक्सिस आयंस के एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? आप ही बताओ। पढ़ा चुकी हूं मैं प्रीवियस सेशन में सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, ऐसा नहीं है कि बॉडी को इन सारे आयंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली बॉडी को इन सारे आयंस की रिक्वायरमेंट है, बॉडी को इन सारे आयंस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है ना, उसी के हिसाब से इन आयंस की क्वांटिटीज को बॉडी के अंदर रखा जाएगा। डेफिनेटली हमारी बॉडी को इन सारे आयंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इन आयंस की क्वांटिटीज को बॉडी के अंदर रखा जाएगा। लेकिन जो एक्सेस क्वांटिटीज है ना इन सारे आयंस की, वो एक्सेस क्वांटिटीज को सबसे पहले ब्लड से हटाया जाता है एंड देन अल्टीमेटली बॉडी से ही रिमूव कर दिया जाता है। तो कभी भी ये मत समझना कि शायद बॉडी को इन सारे आयंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। बॉडी को इन सारे आयंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से इन आयंस की क्वांटिटीज को बॉडी के अंदर रखा जाएगा। लेकिन जो एक्सेस क्वांटिटीज हैं उनको डेफिनेटली सबसे पहले ब्लड से हटाया जाता है एंड देन बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर ली हैं। प्रीवियस सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, हमने बहुत सारी बातें करी थी। सारी बातों को सारी चीज़ों को इस सेशन में रिवाइज करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ें थी, जो मेन पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि अभी तक हमने इस सेशन में जो भी चीज़ें रिवाइज करी हैं, अभी तक हमने इस सेशन में जो भी चीज़ें, जो भी बातें रिवाइज करी हैं, वो चीज़ें तभी होती हैं जब ये दोनों ही किडनीज, छगन की किडनीज एकदम तमीज़ से, एकदम प्रॉपरली अपना काम करें। जो भी बातें हमने अभी करी हैं, जो भी चीज़ें हमने अभी रिवाइज करी हैं, वो चीज़ें तभी होती हैं, वो चीज़ें तभी होती हैं जब ये दोनों ही किडनीज एकदम तरीके से, एकदम कायदे से अपना काम करती रहें। एक तुम लोग सिचुएशन ऐसी कंसिडर करो कि ये दोनों ही किडनीज गिव अप कर देती हैं, या दोनों नहीं तो कम से कम एक। मैंने आपको क्या बोला कि किडनीज का काम क्या होता है?
किडनीज का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। भाई सेशन की शुरुआत से मैं यही तो चिल्लाती आ रही हूँ, यही तो आपको समझाती आ रही हूँ कि हमारी किडनीज जो हैं वो हमारी बॉडी में एक छन्नी के जैसे काम करती हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। ना सिर्फ ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, बल्कि फिल्ट्रेशन के बाद जो वेस्ट आया है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट आया है, भाई ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकल के आता है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को भी किडनीज क्या करती हैं, बॉडी के बाहर निकाल देती हैं। कैसे? तो यूरिन बना करके। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन, ये काम होते हैं किडनीज के, और ये काम तभी होंगे, ब्लड फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, ये दोनों ही काम, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट मेजर काम हमारी बॉडी के तभी होंगे जब हमारी बॉडी की दोनों किडनीज, ऐसा नहीं कि केवल एक, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट काम, ब्लड फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में ये दोनों इंपॉर्टेंट काम तभी अच्छे से होते हैं जब ये दोनों ही किडनीज एकदम कायदे से, तमीज से अपना काम करती रहें। अगर सपोज किसी एक दिन, ये वैसे दोनों छगन की किडनियां हैं, है ना, किसी एक दिन ऐसा हुआ कि छगन की जो ये वाली किडनी है, इसने गिव अप कर दिया। इस किडनी ने बोल दिया कि हाय, मैं तो जो ना बहुत दिनों से काम कर रही हूं, मैं थक गई हूं, अब मुझसे नहीं हो रहा, है ना, अब मुझसे नहीं हो रहा। तो क्या होगा? पूरा भार पड़ने वाला है इस किडनी के ऊपर। क्यों? इसने तो मना कर दिया कि ना 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 ना, अब ना मैं ब्लड फिल्टर करूंगी, ना मैं ये बनाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं जिंदगी भर से बहुत काम कर रही हूं, अब मुझसे ना होने वाला। तो पूरा भार पड़ेगा किसके ऊपर? इस किडनी के ऊपर। जब इस किडनी के ऊपर, जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, आप और आपका दोस्त, आप दोनों को ही एक ही काम करने के लिए दिया गया है। आप और आपका दोस्त, आप दोनों को ही एक ही काम करने के लिए दिया गया है। आप लोगों ने डिसाइड किया कि 50-50% हम कर लेंगे, है ना। दोनों दोस्तों को एक काम दिया गया है करने के लिए। तो दोनों दोस्तों में काम का बंटवारा होता है कि एक दोस्त करेगा काम 50%, दूसरा भी करेगा काम 50%। आई बात समझ में? अब हुआ ये कि आपके दोस्त ने गिव अप कर दिया कि ना भाई, मैं काम नहीं करूंगा, तू जान, तेरा काम जान, मैं तो कहता हूं कि मेरा काम भी तू ही जान। वैसे 50-50% काम हो रहा था, लेकिन अब आपके दोस्त ने बोला कि ना ना ना, मुझसे नहीं होने वाला, अब तू जान, तेरा काम जान, मेरा काम भी तू ही जान। इसका मतलब क्या कि आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया। अब आपको अपना काम तो करना ही है, अपने दोस्त का भी काम करना है। तो क्या होगा? एक हद के बाद तो आप भी एग्जॉस्ट हो जाओगे ना कि अरे यार, ये क्या हो रहा है, अपना काम करो, उसका भी काम करो, इसका भी काम करो, मैं तो मर जाऊंगा, है कि नहीं? तो जरा इस किडनी के बारे में सोचो कि इस नालायक ने मना कर दिया कि ना भाई, आज के बाद मैं काम नहीं करूंगी। सारा काम आ गया इस किडनी के ऊपर। अब ये कर रही है, बेचारी कर रही है, इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी, उसका इतना सारा ब्लड करे जा रही है फिल्टर, बनाती जा रही है क्या? यूरिन। लेकिन एक हद के बाद तो ये भी थक जाएगी ना, एग्जॉस्ट हो जाएगी, और ये भी ढह हो जाएगी कि ना भाई, ये तो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से छुट्टी पे गई थी वेकेशंस पर, लेकिन ये बेचारी तो काम करते करते थक जाएगी। तो क्या होगा? पता चला दोनों ही किडनीज ने जो ना आप काम करना बंद कर दिया। तो ये तो भैया घोर क्या बोलते हैं, मुश्किल सिचुएशन में हम फंस जाएंगे। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि ये मना कर दे कि नहीं नहीं, मैं काम नहीं करूंगी, और ये बेचारी जो है ना लगी पड़ी है काम करने के लिए। ऐसा नहीं होता। इन दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है कि भैया, अगर हमने काम करना बंद कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। आई बात समझ में? तो दोनों ही किडनीज अपना अपना काम बेहतरीन तरीके से करती रहती। जैसे कि हम अपना काम करते हैं, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हो, तो ये हमारे काम है। वैसे ही दोनों किडनीज अपना अपना काम बेहतरीन तरीके से सिस्टमैटिकली कर लेती हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि भाई कोई बीमारी हो जाए, या किसी ने आकर के एक मुक्का मारा जोर से, मतलब मुक्का इतने जोर से तो नहीं पड़ता है, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि एक्सीडेंट हो गया, बहुत
तगड़ा वाला, बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ है किसी का, ठीक है ना, और जिसके कारण उसकी जो ये वाली किडनी है, जो ये वाली किडनी है, ये निपट गई। नॉर्मली हमारी किडनीज कभी भी काम करने से मना नहीं करती हैं, बेचारी करती रहती, लेकिन कभी ऐसा हो गया, किसी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है ना, रीढ़ की हड्डी टूट गई, पड़ोस में जो किडनी थी वो जो है ना डैमेज हो गई, या कभी कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, कभी कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए जिसके कारण दोनों में से कोई एक किडनी डैमेज हो जाए, और वो डैमेज भी कैसा हो, इरिवर्सिबल हो, ठीक हो। देखो नॉर्मली तो भाई बॉडी क्या है, बॉडी मशीन ही तो है ना, बॉडी क्या है, मशीन ही तो है। और जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, भाई हमारी पूरी बॉडी क्या है, एक मशीन है। बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो क्या है, मशीन के पुर्जे हैं, मशीन के पार्ट्स हैं। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो क्या है, मशीन के हिस्से हैं, मशीन के पार्ट्स हैं, मशीन के पुर्जे हैं। अगर कभी कोई पुर्जा खराब हो जाता है, अगर कभी कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समस्या हो जाती है, तो उसको दवाइयों से ठीक कर लिया जाता है। भाई आज तो इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कि आजकल तो कोई भी बीमारी हो, छोटी बड़ी, सबका इलाज होता है। बट कंडीशन ये है कि पेशेंट को सही टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंचना होता है। अगर आप पहुंचोगे ही देर से तो डॉक्टर कोई भगवान तो नहीं है कि आपको छू करके जो ना ठीक कर देगा। भाई उसको भी तो अपना काम करने के लिए, दवाइयों को भी असर दिखाने के लिए समय चाहिए होता है। ये नहीं कि आप पहुंचे ही आखिरी स्टेज में हो और फिर दोष लगाओ कि तुमने तो कुछ करा ही नहीं डॉक्टर, तुम्हारी दवाइयाँ किसी काम की नहीं, तुम्हारी डिग्री किसी काम की नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी क्या है, एक मशीन है। बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो क्या है, मशीन के पुर्जे हैं, मशीन के पार्ट्स हैं। अगर कभी कोई पार्ट खराब हो गया मशीन का, अगर कोई बॉडी के ऑर्गन में कोई समस्या आ जाती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी समस्या आप बोल सकते हो कि इरिवर्सिबल होती है, मतलब एक बार समस्या हो गई तो हो गई, अब उसका कोई सल्यूशन नहीं है, उस ऑर्गन को ठीक किया जा ही नहीं सकता। तो मानो कि ऐसा हुआ है कि भगवान ना करे, लेकिन अब क्या करें, पढ़ना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कंडीशन हमें सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि किसी का बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ था बहुत गंदा वाला, तो उसकी जो एक किडनी है वो पूरी की पूरी डैमेज हो गई। या किसी को बहुत बड़ी बीमारी हुई, बीमारी के चलते क्या हुआ, उसकी एक किडनी डैमेज हो गई। और ये जो डैमेज हो रहे हैं दोनों ही केसेस में, एक्सीडेंट में या बड़ी बीमारी में, दोनों ही केसेस में जो एक किडनी डैमेज हो रही है, दोनों ही केसेस में जो एक किडनी डैमेज हो रही है, वो डैमेज भी कैसी हो रही है, इरिवर्सिबली डैमेज हो रही है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि एक बार किडनी डैमेज हो गई सो हो गई, अब कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है उस किडनी को ठीक करने का। आई बात समझ में, कोई तरीका नहीं है उस किडनी को ठीक करने का, मतलब वो हो ही गई है चौपट, अब उसका कोई काम नहीं है। अब अगर ये वाली किडनी डैमेज हो जाती है तो पूरा भार किस पे पड़ेगा, इस वाली पे। बेचारी ये मना नहीं करती है, ये करती रहती है काम कि चलो ठीक है हम तो काम करेंगे, वो भले ही डैमेज हो जाए लेकिन हम तो काम करेंगे ना। ये भी कैसे डैमेज हुई थी, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, कुछ ना कुछ तो हो गया कि इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है किडनी में। अब किडनी जो है ना उसको हम ठीक कर नहीं सकते, ना किसी दवाई से, ना किसी सर्जरी से। कुल मिलाकर के पूरा भार किस पे पड़ता है, इस किडनी पे पड़ता है। अब जरा सोचो, अगर इस किडनी पर पूरा भार पड़ गया तो क्या होगा, ये किडनी भी काम करते करते थक जाएगी, ये किडनी भी ओवर टाइम करते करते बेसिकली इसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले जो काम था ब्लड फिल्ट्रेशन का और यूरिन फॉर्मेशन का, वो तो 50-50% डिवाइडेड था दोनों ही किडनीज में, कि आधा तुम कर लेना बहन, आधा तुम कर लेना बहन। लेकिन अब क्या हुआ, ये तो गई काम से, इसी को करना है क्या पूरा काम। तो एक हद के बाद ये भी काम करते करते थक जाएगी, तो फिर क्या होगा, ये किडनी भी टै बोल जाएगी। अब बताइए भाई, ये तो और ही मतलब ये तो बिल्कुल जो इंसान है उसको तो आप इससे अच्छा तो मार ही दो, जो इंसान है वो तो मर ही जाएगा ना, इंसान तो मर ही जाएगा। जब ये किडनी चली गई, ये भी चली गई काम करते करते,
इसका मतलब क्या कि अब ब्लड फिल्टर हो ही नहीं रहा। मुद्दा समझो कि अगर दोनों ही किडनीज चली जाएंगी तो फिर ब्लड कौन करेगा फिल्टर? अगर ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो ब्लड में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो रहेगा, ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट रहेगा। इनफैक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ता ही जाएगा। क्यों? जो सेल्स हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, सेल्स जिनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, वो तो अपना काम करती रहेंगे ना, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहेंगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता ही रहेगा और मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता ही रहेगा। यानी कि ब्लड में जो मेटाबॉलिक वेस्ट आज आया था, ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट जो आज आया था, पहली बात तो वो हट नहीं पाया। क्यों? क्योंकि किडनीज डैमेज हो चुकी थी दोनों ही। ऊपर से कल और जो है ना मेटाबॉलिक वेस्ट चला आया मुंह उठा करके ब्लड में, तीसरे दिन और मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा हो गया, तो कुल मिलाकर के ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ता जाएगा। ये मेटाबॉलिक वेस्ट को अगर हम ब्लड में जमने दें, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को अगर हम ब्लड में डिपॉजिट होने दें, एक्यूमुलेट होने दें, तो क्या होगा? ब्लड एक हद के बाद टॉक्सिक हो जाएगा। ये सारे भाई मेटाबॉलिक, अगर आपके घर में भी भाई डेली बेसिस पर जो है ना हमारे घर में कचरा जनरेट होता है, सब्जी भाजी के छिलके होते हैं, है ना, अंडों के छिलके होते हैं, ये होता है वो होता है, लेफ्ट ओवर फूड होता है, तो हमारे घर में हर रोज क्या होता है? एक कचरा थोड़ा सा जनरेट होता है। अब अगर आप ये सोचो कि चलो आज नहीं देते हैं कचरा स्वीपर को, कोई बात नहीं, सफाई कर्मी को अगर हम एक दिन कचरा नहीं देते कोई बात नहीं, अगले दिन दे देंगे, 2 दिन का साथ में इकट्ठा करके दे देंगे। आपने दूसरे दिन भी नहीं दिया, मैं तो कहती हूँ आपने पूरे हफ्ते जो है ना कचरा नहीं दिया है, इकट्ठा करते जा रहे हो, क्या होगा? एक हफ्ते में वो ऐसी बदबू मारेगा ना कचरा कि अपने ही घर में तुम नहीं रह पाओगे। इसका मतलब क्या कि ब्लड में भी अगर मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा होता गया, ब्लड में भी अगर यही मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा होता गया तो ब्लड जो है ना बहुत ही टॉक्सिक हो जाएगा। जरा सोचो, ये यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ये सारे एक्सेस आयंस। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो पोटेशियम आयंस है ना, पोटेशियम आयंस, अगर पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में, अगर पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो इसका सीधा असर पड़ता है कहाँ? हमारे दिल पर। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि अगर पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जरूरत से ज्यादा, तो हम ये बात अपने दिल पर ले लेते हैं। मतलब कि असर कहाँ पड़ता है? दिल पे पड़ता है। तो आप सोचो कि अगर किडनीज ने काम करना बंद कर दिया, ये तो डैमेज हो ही गई थी, ये भी मर गई, तो क्या होगा? अब ब्लड फिल्टर नहीं होगा, यानी कि ब्लड में यूरिया रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा, क्रिएटिनाइन रहेगा और ये सारे के सारे एक्सिस रहेंगे। दिन पर दिन ये सब कुछ जो है ब्लड में बढ़ता ही जाएगा, ब्लड जो है टॉक्सिक हो जाएगा और फिर यही ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, हार्ट से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा। तो कहने को तो किडनीज खराब हुई थी, किडनीज ने अपना काम करना बंद किया था, ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा था, ये नहीं बन पा रही थी यूरिन, लेकिन हुआ क्या? असर पूरे बॉडी पे देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ब्लड फिल्टर नहीं हुआ, ब्लड का जो मेटाबॉलिक वेस्ट था वो ब्लड में ही बना रहा, ब्लड टॉक्सिक हो गया और टॉक्सिक ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया। बताइए, पूरी बॉडी की जो ना ऑर्गन्स वो अब धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएंगे, ब्रेन डैमेज होगा, हार्ट डैमेज होगा, लंग्स डैमेज होंगे, पूरी बॉडी का सत्यानाश। इसका मतलब क्या कि किडनीज जो है इनका खराब होना या इनका डैमेज होना, किडनीज का खराब होना, किडनीज का डैमेज होना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो तरीका हमें निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, हमने अपनी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी कर ली कि हम जो है ना एकदम समय से उठते हैं, समय पर जागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी में जो है ना पसीने के थ्रू टॉक्सिन्स जो है ना बाहर निकालते हैं बॉडी के, है ना, एक्सरसाइज करते हैं और खेलते कूदते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, कोई जंक फूड नहीं खाते। चलो ठीक है, हमने अपनी लाइफस्टाइल को जो है अच्छा कर लिया, लेकिन अगर कभी किसी का भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, तो एक किडनी डैमेज हो गई, तो उस सिचुएशन में अगर देखो, अगर आप ये सोचते हो कि मैम अगर एक किडनी डैमेज हो गई तो क्या हो गया, दूसरी तो है, बैकअप तो है हमारे पास। बात सही है कि आपके पास बैकअप है, लेकिन ये बैकअप बहुत लंबा नहीं चलेगा। क्यों? पूरा लोड इसी पे पड़ जाएगा
और अल्टीमेटली ये भी एक दिन काम करते करते एग्जॉस्ट हो जाएगी, थक जाएगी, मर जाएगी। इसका मतलब क्या कि अगर एक किडनी डैमेज होती है तो उसका सल्यूशन तभी के तभी निकालना पड़ता है। हम दूसरी के भरोसे इंसान को छोड़ नहीं सकते हैं कि दद्दा तुम्हारी एक किडनी डैमेज हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी तो है ना। अगर एक भी डैमेज हुई है तो उसका सल्यूशन निकालना पड़ता है। क्या सल्यूशन हो सकता है? दो सल्यूशन है ना, दो सल्यूशन है। पहला है क्या? किडनी ट्रांसप्लांट। पहला है क्या? किडनी ट्रांसप्लांट की जो सपोज जो छगन है, अभी हम छगन को थोड़ा सा बीमार जो है कंसिडर कर लेते हैं कि जो छगन है उसको एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जो एक किडनी है वो डैमेज हो गई। तो अब जो छगन है वो केवल अपनी एक ही किडनी के साथ घूम रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं छगन, ये गलत बात है, अगर तुम्हारी एक किडनी डैमेज होती तो हमें उसका इलाज करना पड़ेगा, है ना, उसका हमें कुछ सल्यूशन निकालना पड़ेगा, तुम्हें हम एक किडनी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो छगन ने पूछा कि सर, डॉक्टर सर, क्या जो है ना आपके पास सल्यूशन क्या है? तो उन्होंने बोला कि छगन एक काम करो, तुम जो है किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है कि किसी और की किडनी लो और अपने में जोड़ लो। जो किडनी डैमेज हो चुकी है ना छगन की, भाई वो तो डैमेज्ड है, वो तो ठीक हो नहीं सकती, उसको बाहर निकालो, एक फ्रेश किडनी लेकर के आओ और वो जो है डैमेज्ड किडनी की जगह लगा लो। लेकिन अब सवाल ये है कि ये फ्रेश किडनी देगा कौन? छगन बोलता है कि जो मेरा पड़ोसी है। छगन ने बोला डॉक्टर से कि सर, जो मेरा पड़ोसी है, कल वो मुझसे एक कटोरी चीनी लेकर के गया था, आज मैं उसके बदले उससे जाकर के एक किडनी मांग के आता हूँ उसकी। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप चाहोगे भी कि आपका पड़ोसी, मतलब अगर छगन चाहेगा भी कि उसका पड़ोसी उसको एक किडनी दे दे तो वो तो देने से रहा। कौन पड़ोसी, कौन जो है ना अपनी किडनी किसी को देता है? भाई लिवर का ये रहता है कि लिवर का एक हिस्सा जो है ना, जैसे कि आपने सुना होगा कि बेटी ने बाप को जो है ना लिवर दिया, बेटे ने बाप को जो है ना लिवर दिया। बाप के मतलब जो पिताजी थे ना, उनके लिवर में कुछ हो गई थी समस्या, लिवर जो है डैमेज हो गया था, हटा दिया गया। बेटे का या बेटी का लिवर का थोड़ा सा हिस्सा लिया गया। ये नहीं कि बेटे का लिवर उठा करके पूरा का पूरा बाप में लगा दिया, ऐसा नहीं होता। बेटी के लिवर का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है और वो पिताजी को लगा दिया जाता है। क्या होता है? धीरे धीरे ये लिवर जो है ये फुल साइज लिवर में ग्रो कर जाता है। इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन की प्रोसेस। पढ़ेंगे आगे जब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर की, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि बेटी का या बेटे का लिवर उठा करके बाप को दे दिया और बस हो गया, ऐसा नहीं होता। एक भाई अगर बेटी का लिवर दे दिया निकाल करके तो बेटी क्या करेगी फिर, है ना। तो एक टुकड़ा लिया जाता है और वो दिया जाता है। बाद में जो लिवर का जो टुकड़ा है ना वो एक फुल साइज लिवर में ग्रो कर जाता है। लेकिन किडनी के साथ ये पॉसिबल नहीं है कि आपने किसी की किडनी का एक टुकड़ा ले लिया, अपने में लगा लिया और फिर वो एक फुल साइज किडनी बन गई उस टुकड़े से। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या कि लेनी है तो होल किडनी लो किसी की। जरूरी नहीं है कि जिससे आप चाहते हो वो आपको किडनी दे ही दे। और अगर चलो मान लो कि छगन के पड़ोसी ने बोल दिया चलो ठीक है यार, हम तुमको देते हैं अपनी किडनी, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले की किडनी आप छगन की बॉडी का इम्यून सिस्टम, सामने वाले की किडनी छगन के बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट कर ही ले। भाई इम्यून सिस्टम तो हमारा इतना तगड़ा होता है कि अगर कोई पैथोजन भी घुसने की कोशिश करता है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया भी अगर बॉडी में घुसने की कोशिश करता है डिसीज कॉज करने के लिए, तो इम्यून सिस्टम आ जाता है उस पर हल्ला बोलने के लिए। पटक पटक के जो है ना उसके ऊपर एंटीबॉडीज फेंकी जाती है। न्यूट्रोफिल्स और वो मोनोसाइट्स जो ना चले आते हैं मैक्रोफेज करने के लिए, खाने के लिए उसको ऐसे ऐसे करके, याद है, छोटा भाई न्यूट्रोफिल्स, बड़े भाई मोनोसाइट्स। तो अगर एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर घुसा है डिसीज कॉज करने के लिए, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम चला आता है उसको अटैक करने के लिए। तुम कैसे आ गए तुमको अभी बताते हैं हम। एंटीबॉडीज उनके ऊपर फेंकी जाएंगी, मैक्रोफेज जो ना किया जाएगा, तो कुल मिलाकर के पैथोजन की ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन एक बात समझो, अब तो आप क्या कर रहे हो, एक पूरी की पूरी, मतलब आप नहीं, छगन क्या कर रहा है, पूरी की पूरी एक किडनी जो है ना अपनी बॉडी में, किसी और की किडनी अपनी बॉडी में लगा रहा है। तो ये तो छगन की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इम्यून सिस्टम का तो काम ही होता है क्या कि कोई भी बॉडी में फॉरेन बॉडी घुसी, इम्यून सिस्टम का काम ही होता है कि बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी घुसी उसको अटैक करना। एक बैक्टीरिया को हमारा इम्यून सिस्टम नहीं बख्शता है, तो एक इतनी बड़ी किडनी को
जो छगन अपने बॉडी में लगाने जा रहा है पड़ोसी की किडनी को, वो छगन का इम्यून सिस्टम कैसे बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, अटैक करने लगेगा उसके ऊपर कि अरे ये इतनी बड़ी किडनी कहाँ से आ गई, काटो इसको, मारो इसको। पता है क्या होगा? इम्यून सिस्टम किडनी के ऊपर ही, जो नई किडनी लगाई है पड़ोसी की छगन ने, उसी के ऊपर अटैक करने लगता है कि ना 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 ना, इस किडनी को हटाओ, इसको बाहर निकालो, इसको डिस्ट्रॉय करो अभी के अभी। तो ऐसे में क्या होता है ना, और मुसीबत हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि पता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ना महीनों तक जो है किडनी का इंतजार होता है कि अगर कभी किसी ने, कभी कुछ लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं, है ना, तो फिर उनके ऑर्गन्स को डोनेट किया जाता है कि भाई ब्रेन डेड है, और ब्रेन डेड है तो डेड है, अब वो जिंदा नहीं हो सकता है कभी भी, मतलब इंसान जो है आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। तो फिर उसके एक एक करके सारे ऑर्गन्स को डोनेट किया जाता है कि भाई ये तो गया, लेकिन इसके जो ऑर्गन्स हैं जो सही हैं वो किसी और को दे दिए जाए, तो जो सामने वाला है दूसरा है वो भी जी जाए, है ना। तो किसी ने बोला कि हाँ भाई फलाने हॉस्पिटल में जो है ना एक ब्रेन डेड पेशेंट है, उसकी जो किडनीज हैं वो ठीक हैं, तो आप एक ले जाइए। तो फिर बनता है ग्रीन कॉरिडोर, फिर यहाँ से वहाँ जो है किडनीज को फटाफट मतलब लेके जाया जाता है, और फिर इसके बाद में जो पेशेंट होते हैं जिसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, मैच करवाया जाता है कि हाँ भाई इसका जो इम्यून सिस्टम है ये बॉडी को किस दूसरे बॉडी की जो किडनी है उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं कर लेगा। जब सब कुछ कंपैटिबिलिटी चेक हो जाती है, जब कंपैटिबिलिटी चेक हो जाती है कि हाँ भाई, तो फिर जो है किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, किसी दूसरे की किडनी किसी और को, पेशेंट को चिपकाई जाती है डैमेज्ड किडनी के जगह। आई बात समझ में? अब मुद्दा ये है, ऐसे में भी पहली बात तो डोनर मिलना मुश्किल है, डोनर किडनी मिलना मुश्किल है, फिर इसके बाद में कंपैटिबिलिटी मैच होना डिफिकल्ट है। बात समझ में आ रही ना कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि पहला सोल्यूशन क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन डोनर किडनी मिलना, डोनर मिलना मुसीबत है, आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। फिर कंपैटिबिलिटी मैच होना वो डिफिकल्ट है, और अगर कंपैटिबिलिटी मैच हो भी गई, फिर इसके बाद में किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो ऑपरेशन है, जो सर्जरी है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। चलो वो भी क्या हो गई, खुशी हो गई, अच्छे से हो गई। फिर इसके बाद में जिंदगी भर उस पेशेंट को, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसको नई किडनी चिपकाई गई है ना, छगन जो है उसको नई किडनी चिपका दी गई थी, अब छगन को जिंदगी भर अपने इम्यून सिस्टम को दबा करके रखना पड़ेगा, जिंदगी भर उसकी दवाइयां चलेंगी ताकि छगन का इम्यून सिस्टम सोता रहे। जिस दिन इम्यून सिस्टम जागा, उस दिन इम्यून सिस्टम बोलेगा कि ये किसकी किडनी है, ये तो हमारी नहीं, इसको बाहर निकालो, चलो बाहर निकालो। तो जिंदगी भर जिनका भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जिंदगी भर उनको अपने इम्यून सिस्टम को सुला करके रखना पड़ता है दवाइयों की मदद से। अदरवाइज क्या होता है, जो भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है ना, उस पे बॉडी का ही इम्यून सिस्टम आकर के अटैक करने लगता है, उसको खाने लग जाता है। अब इतने मुश्किलों से तो किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, ऊपर से जो इम्यून सिस्टम है वो आकर के उसको काटने लग गया। इसीलिए इम्यून सिस्टम को सुला करके रखते हैं कि भैया तुम सो जाओ, तुम सोते ही रहो, तुम सोते हुए ही अच्छे लगते हो। तो ये मुसीबतें होती हैं। ये तो हमने बात करी एक सोल्यूशन की। अब हम बात करते हैं दूसरे सोल्यूशन की, जिसको हम बोलते हैं क्या, डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत इजी है। बॉडी के बाहर मतलब जो पेशेंट है जिसकी किडनी डैमेज हुई है ना, जिसकी किडनी डैमेज हुई है, उस पेशेंट का ब्लड उसकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। कैन यू बिलीव इट? जिस पेशेंट की किडनी डैमेज हुई है, जिस इंसान की किडनी डैमेज हुई है, उस पेशेंट का ब्लड, पूरा ब्लड बॉडी के बाहर निकाला जाता है, और बॉडी के बाहर उस ब्लड को साफ किया जाता है। और जब ब्लड साफ हो जाता है तो उस क्लीन ब्लड को फिर से जो है पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। इसका मतलब ये कि भाई जो काम शरीर के अंदर नहीं हो रहा है वो काम शरीर के बाहर किया जाता है। कि शरीर के अंदर किडनीज में ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ब्लड को फिल्टर बॉडी के बाहर किया जाता है। बाहर कहाँ? तो एक मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन। क्या बोलते हैं? डायलिसिस मशीन।
डायलिसिस मशीन। अब इस मशीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस मशीन में होता है एक डायलाइजर, ठीक है ना। ये क्या है, बेसिकली डायलिसिस मशीन है, जिसमें है एक आप बोल सकते हो कि डायलाइजर, ये है एक डायलाइजर, ठीक है। इस डायलाइजर में होता है क्या, एक टैंक। ये क्या है, टैंकी है ना, टैंक। तो ये क्या है, डायलिसिस मशीन है, डायलिसिस मशीन है। इस मशीन में क्या है, एक डायलाइजर है, इस डायलाइजर में क्या है, एक टैंक है, ठीक है ना। और इस टैंक में पता है क्या होता है, इस टैंक में भरा होता है डायलाइजिंग फ्लूइड। इसमें भरा होता है डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ये है डायलाइजर, इसमें होता है एक टैंक, और इस टैंक में भरा होता है क्या, ये पूरा डायलाइजिंग, एक मिनट नीचे लिखती हूं, इसमें भरा होता है डायलाइजिंग फ्लूइड। अब आप बोलोगे कि मैम इस डायलाइजिंग फ्लूइड पर इतना हम जोर क्यों दे रहे हैं। जोर इसलिए दे रहे हैं बेटा, क्योंकि ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है ना, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट हमारे ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन जैसा ही होता है। मतलब कि इस डायलाइजिंग फ्लूइड में ग्लूकोज भी होगा, पानी भी होगा, है ना, अमीनो एसिड्स भी होंगे, सब होगा। एक चीज जो नहीं होती है वो है क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट। आई बात समझ में। तो ये जो हम देखो, ये है डायलिसिस की मशीन पूरी, इसके अंदर होता है एक डायलाइजर में होता है क्या, एक टैंक, जिसमें कि डायलाइजिंग फ्लूइड भरा रहता है। इस डायलाइजिंग फ्लूइड की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब खास बात क्या है डायलाइजिंग फ्लूइड की, कि इस डायलाइजिंग फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट हमारे ब्लड जैसा ही होता है। जैसे कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, आयंस हैं, वैसे ही इस डायलाइजिंग फ्लूइड में ग्लूकोज होगा, पानी होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, आयंस होंगे, सब होगा। एक चीज जो नहीं होती है वो है क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, लेकिन ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है ना, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, नहीं होता है भाई, नहीं होता, ये नहीं भूलना है आपको, ठीक है। चलो, अब क्या होता है, इसी टैंक में कुछ लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, इसी टैंक में कुछ लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, कॉइल्ड, वो भी कैसी, कॉइल्ड। आई बात समझ में, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसी लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, और ये कैसी होती हैं, कॉइल्ड मतलब कि ऐसी घूमी हुई है ना, कुछ इस तरीके से। इन कॉइल्ड ट्यूब्स की क्या खास बात है, कि जो कॉइल्ड ट्यूब्स हैं, कॉइल्ड ट्यूब्स, ये होती हैं सेलोफेन ट्यूब्स। ये क्या होती हैं, सेलोफेन ट्यूब्स। सेलोफेन ट्यूब्स बोले तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की, है ना, सेल्यूलोज कहाँ लिखूं, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। तो इनको हम सेल्यूलोज मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कुछ किताबों में आपको सेल्यूलोज मेम्ब्रेन लिखा हुआ नजर आएगा, तो कंफ्यूज मत होना कि बाप रे ये सेल्यूलोज मेम्ब्रेन क्या होती है। भाई ये क्या है, अपना डायलाइजर है ना, इसमें टैंक है, टैंक में क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। इसी टैंक में लंबी लंबी कुछ ट्यूब्स होती हैं, कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब्स। और ये सेलोफेन ट्यूब्स बनी होती हैं किसकी, सेल्यूलोज की, ठीक है। एक और खास बात है, पता है क्या,
खास बात ये है कि ये जो सेलोफेन ट्यूब्स हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन है, सेलोफेन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है ना, ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। अब आप बोलोगे कि मैम सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि चुन चुन के चीजों को अंदर या बाहर जाने देना। जैसे कि ये एक सेलोफेन ट्यूब है, ये एक सेलोफेन ट्यूब है, किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है ना। तो इस सेलोफेन ट्यूब की ये जो मेम्ब्रेन है, सेलोफेन ट्यूब की ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, ये बेसिकली सेलुलोज की बनी होती है, ये खोखली होती है। हाँ ये खोखली होती है। अगर ये सॉलिड होती तो मैं इनको रॉड बोलती, सेलोफेन की रॉड। रॉड नहीं बोला ना मैंने क्या बोला? ट्यूब। ट्यूब मतलब क्या? अंदर से खोखली, ठीक है ना। तो यहाँ पर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं टैंक में, जिन्हें हम बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब्स। अंदर से खोखली होती हैं, बनी होती है सेलुलोज की। तो यहाँ पर आपके सामने ये क्या है? एक सेलोफेन ट्यूब है। तो इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, ट्यूब की ये जो मेम्ब्रेन है, ये बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि चुन चुन के चीज़ों को बाहर जाने देगी और चुन चुन के चीज़ों को अंदर जाने देगी। ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा करके चला आएगा ट्यूब के अंदर, या कोई भी मुंह उठा करके ट्यूब से बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। चुन चुन के चीज़ों को अंदर या बाहर जाने देती है अपने आप से। आई बात समझ में? चलो इतना ठीक है। अब देखो क्या हुआ। अब जो है यहाँ तो जगह ही नहीं बची। खैर इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आई जाते हैं ना। ये है क्या? पेशेंट। ये है पेशेंट। पेशेंट के यहाँ पर होती है क्या? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी, आर्टरी से जो है अब खून निकाला जाता है। अब मैंने ये बोल दिया है कि जो काम बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है वो काम बॉडी के बाहर होगा। जो बॉडी के काम अंदर नहीं हो रहा है वो बॉडी के बाहर होगा। इसका मतलब बॉडी के बाहर जो ना ब्लड को फिल्टर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ पूरी बॉडी का ब्लड एक साथ बाहर निकाल लेते हैं और साफ करके जो है अंदर डालते हैं। भाई मशीन नहीं है ये, कोई क्या बोलते हैं, कपड़े धोने वाली मशीन नहीं है कि एक साथ कपड़े डाले एक साथ कपड़े बाहर निकाले। नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। धीरे धीरे करके ब्लड जो है पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाला जाता है, साफ किया जाता है, और साइमल्टेनियसली जो साफ ब्लड है ना वो बॉडी के अंदर डाला जाता है। ये नहीं कि एक साथ निकाल लिया, साफ कर दिया, फिर डाल दिया, ये नहीं होता भैया। तो ये क्या है? पेशेंट है जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है, इसका क्या चल रहा है? डायलिसिस चल रहा है। तो यहाँ पर होती है क्या? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से, है ना, देखो रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है, ठीक है। रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम आर्टरी से क्यों निकाला, वेन से क्यों नहीं निकाला? याद करो, पढ़ाया था मैंने आपको कि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर अच्छा रहता है, क्योंकि आर्टरी कहाँ से चली आ रही है? एओर्टा से। एओर्टा कहाँ से चला आ रहा है? मतलब एओर्टा क्या है? एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है। वो कहाँ से आती है? सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल से, है ना। तो एओर्टा में, एओर्टा से निकलने वाली जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड का प्रेशर अच्छा खासा होता है, इसीलिए आर्टरी से ही ब्लड निकाला जाता है ताकि जो ब्लड है वो प्रेशर से बाहर आए। फिर ब्लड तो बाहर आ गया, अब इसमें जो है हेपेरिन ऐड किया जाता है। आप बोलोगे कि मैम किस खुशी में? हेपेरिन क्या होता है? पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। ये एक एंटी कोआगुलेंट होता है। एंटी कोआगुलेंट होता है कि भाई ब्लड जो है वो बॉडी के बाहर आ रहा है। अब जो ब्लड है वो रेडियल आर्टरी से जो ब्लड है वो बॉडी के बाहर आ रहा है, तो कहीं बॉडी के बाहर आकर के ये ब्लड क्लॉट ना कर जाए, ये ब्लड जमने ना लगे, क्योंकि भैया ब्लड को अभी बहुत जो है ना फ्लो हो करके क्लीन होना है। ब्लड को फ्लो करते करते अभी क्लीन होना है, तो ब्लड अभी क्लॉट नहीं कर सकता है, इसीलिए ब्लड में हेपेरिन डाला जाता है, जो कि क्या होता है? एंटी कोआगुलेंट, जो कि ब्लड को जमने से, क्लॉट बनने से रोकता है। अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड कहाँ डाला जाता है? ये ब्लड अल्टीमेटली पहुंचता है कहाँ? ये ब्लड अल्टीमेटली पहुंचता है कहाँ? वही आप बोल सकते हो कि
डायलिसिस की मशीन में, जिसके अंदर होता है क्या, डायलाइजर, और डायलाइजर में क्या होता है, डायलाइजर में होता है एक टैंक, और उस टैंक में क्या होता है, उस टैंक में जो है ऐसे डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना। तो ये क्या है, ये है डायलाइजर, ये है एक डायलाइजर, ये उसका टैंक है, टैंक में क्या भरा हुआ है, डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है। डीएफ लिख रही हूं शॉर्ट में, डीएफ का मतलब क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड। अब एक काम करते ना, इतना बनाया है तो साथ में ट्यूब्स भी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो, एक आउटलेट और एक इनलेट होता है, ठीक है ना, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। इसके अलावा यहाँ से ट्यूब आती है, यहाँ से ट्यूब आती है अंदर, ठीक है, और यहाँ से ऐसी थोड़ी सी कॉइलिंग हो जाती है लाइक दिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जो डायलाइजर है, जो डायलाइजर है, अरे ये तो पूरा ही मर गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो ये डायलाइजर है, उसका टैंक है, उसमें क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट हमारे ब्लड जैसे ही है, बस क्या नहीं है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। इसी टैंक में क्या होती हैं, लंबी लंबी कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलोफेन ट्यूब्स बोलते हैं। लंबी लंबी कॉइल्ड ट्यूब्स होती जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलोफेन ट्यूब्स। और ये सेलोफेन ट्यूब्स किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती है। मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सेलोफेन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, चुन चुन की चीजों को अंदर या बाहर जाने देंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो है ब्लड की एंट्री शुरू होती है, ब्लड की एंट्री शुरू होती है। ये देखो ब्लड जो है चला आ रहा है इन सेलोफेन ट्यूब्स में, इन सेलोफेन ट्यूब्स में। अब पेशेंट की आर्टरी से क्या हो रहा है, ब्लड चला आ रहा है। पेशेंट, भाई पेशेंट था ना अपना पेशेंट, इसकी रेडियल आर्टरी से ब्लड हमने निकाला था। अब ये ब्लड कहाँ आ रहा है, ब्लड में हमने हेपारिन भी डाल दिया था ताकि जो है ना वो ना हो, कोआगुलेशन ना हो ब्लड का। अब ये जो ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, देखो अब ये ब्लड जो है फाइनली डायलिसिस की मशीन में घुस रहा है, डायलाइजर में घुस रहा है। कैसे घुस रहा है, तो ये जो सेलोफेन ट्यूब्स हैं, अरे जो ब्लड है पेशेंट का जिसको क्लीन करना है, वो अब डायलिसिस की मशीन में घुस रहा है, डायलाइजर में घुस रहा है, टैंक में घुस रहा है। कैसे, तो इन सेलोफेन ट्यूब्स की मदद से। सेलोफेन ट्यूब में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सेलोफेन ट्यूब्स में कुछ इस तरीके से ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये पेशेंट का ब्लड है। ये क्या है, पेशेंट का ब्लड है जिसे अभी क्लीन करना है। ये पेशेंट का ब्लड है जिसे अभी क्लीन करना है। तो ये पेशेंट का ब्लड, ये पेशेंट का ब्लड कुछ इस तरीके से सेलोफेन ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी है, आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी है, क्या, कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमेशा ही अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमेशा ही अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागते हैं। इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि सपोज ये एक रीजन है ना, ये एक रीजन है और यहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इस रीजन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली ये एक और रीजन है लेकिन यहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर मैंने दो रीजन्स बनाए हैं। इस वाले रीजन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इस वाले, अरे यहाँ पर मैंने दो रीजन्स बनाए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला।
इस वाले रीजन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इस वाले रीजन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जैसे ही पानी को रियलाइज़ होगा कि अरे मैं तो एक ऐसे रीजन में हूँ जहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और मेरे सामने एक ऐसा रीजन है, मेरे सामने एक ऐसा रीजन है जहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरा मतलब पानी का, ये कौन बोल रहा है, ये पानी बोल रहा है, ठीक है ना। पानी को जैसे ही ये सब चीज़ें उसे समझ में आई तो पानी ने ये रियलाइज़ किया कि यार जिस रीजन में मैं अभी हूँ इस रीजन में मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। पानी को रियलाइज़ हो गया है कि भाई जिस रीजन में अभी वो है यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। पानी जिस रीजन में अभी है उस रीजन में अभी उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जो सामने रीजन है वहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो पानी क्या करेगा, पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो कर जाएगा। पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो कर जाएगा, यानी कि इस रीजन से इस रीजन में भाग जाएगा, भागता जाएगा, भागता जाएगा। कब तक भागेगा, कब तक भागेगा, जब तक कि दोनों ही रीजन्स में, जब तक कि दोनों ही रीजन्स में पानी का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए, ठीक है। तो चीज़ों की, सब्सटेंसेस की ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, भागते हैं, बहते हैं। तो यहाँ पर भी इस रीजन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ पर कम था, तो पानी जो है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागा, इस रीजन से ये वाले रीजन में भागा। तब तक भागता जाएगा जब तक कि दोनों ही रीजन्स में पानी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर ना हो जाए। आई मेरी बात समझ में? आप देखो क्या हुआ, इसी लॉजिक को हमें यहाँ अप्लाई करना है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना तो फिर ये समझना तो मतलब कोई बड़ी बात है ही नहीं आप लोगों के लिए। देखो, इन सेलोफेन ट्यूब्स में जब ब्लड फ्लो करेगा, इन सेलोफेन ट्यूब्स में जब ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड में क्या है, ब्लड तो अभी गंदा है ना। मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने आपसे ये बोला था कि ये पेशेंट का ब्लड है, ये पेशेंट का ब्लड है। कौन सा पेशेंट, हार्ट का पेशेंट ना, ना, ये वो पेशेंट है, ये वो पेशेंट है जिसकी किडनी डैमेज हो गई है, जिसकी किडनी डैमेज हो गई है। भले एक हुई है, भले एक हुई है, लेकिन हाँ पेशेंट की किडनी डैमेज हो गई है। तो ऐसे पेशेंट का हमने ब्लड जो है ना यहाँ पे सेलोफेन ट्यूब्स में फ्लो कराया है। तो ऑलरेडी जो किडनी है वो डैमेज है, किडनी में किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या कि जो ब्लड है वो साफ नहीं है। ब्लड साफ ना होने का मतलब क्या है, ब्लड साफ ना होने का मतलब ये है कि अभी इस ब्लड में बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। इस ब्लड में बहुत सारा, ये देखो नाइट्रोजनस वेस्ट है। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ बनाती हूँ, अरे बन जा रे बन जा, चलो यहाँ देखो, ये क्या है, ये ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है। ब्लड में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो अभी तो ब्लड गंदा ही है ना, अभी तो ब्लड को साफ किया नहीं गया, अभी ब्लड साफ होना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि बस आया क्या बोलते हैं डायलाइजर में और साफ हो गया, अभी प्रोसेस शुरू होगी, अब हो रही है प्रोसेस शुरू। तो ये जो ब्लड सेलोफेन ट्यूब्स में बह रहा है, ये ब्लड अभी गंदा है, मतलब कि इस ब्लड में बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ब्लड में, पेशेंट के ब्लड में, ब्लड कहाँ है, सेलोफेन ट्यूब्स में है ना। पेशेंट का ब्लड कहाँ है, सेलोफेन ट्यूब्स में है। तो सेलोफेन ट्यूब में जो पेशेंट का ब्लड है, पेशेंट के ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रियलाइज हो गया, जैसे कि पानी को रियलाइज हुआ था वैसे ही पेशेंट का ब्लड जो कि सेलोफेन ट्यूब्स में है, उस ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रियलाइज हुआ कि यार मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ पर तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और ये जो आसपास का फ्लूइड है, आसपास का जो फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड, इसमें तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। हाय, ये तो नाइंसाफी हो गई भाई। मैंने आपको ये बताया था ना, क्या बताया था कि जो डायलाइजिंग फ्लूइड है
डायलाइजिंग फ्लूइड का जो कॉम्पोजिशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो एग्जैक्टली हमारे ब्लड जैसे ही होता है। अरे डायलाइजिंग फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एग्जैक्टली हमारे ब्लड जैसे ही होता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, पानी, सब कुछ है। एक चीज जो नहीं होती है वो क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट। डायलाइजिंग फ्लूइड में, भाई डायलाइजिंग फ्लूइड में, डायलाइजर में, डायलिसिस मशीन में अगर नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया फिर तो हो गया ब्लड साफ है। तो जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो यहां पर देखो, पेशेंट का जो ब्लड फ्लो हो रहा है, पेशेंट का जो ब्लड फ्लो हो रहा है किसमें? तो सेलोफेन ट्यूब्स में। सेलोफेन ट्यूब्स में जो पेशेंट का ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड में अभी बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, और नाइट्रोजनस वेस्ट रियलाइज करेगा कि यार अभी तो मैं जहां हूं, नाइट्रोजनस वेस्ट अभी कहां है? पेशेंट के ब्लड में है। कहां है ब्लड? सेलोफेन ट्यूब्स में है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट रियलाइज करेगा कि यार अभी तो मैं जहां हूं मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अभी मैं जहां हूं वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे बाहर सेलोफेन ट्यूब्स के बाहर जो डायलाइजिंग फ्लूइड नजर आ रहा है इसमें तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो इतना इंसाफी है, मुझे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सभी चीजों की टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी यही होती है कि जो सब्सटेंसेज हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही क्या करते हैं? सब्सटेंसेज भागे चले जाते हैं। तो जैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो कि ब्लड में है, ब्लड का है, ट्यूब में है, सेलोफेन ट्यूब्स में है, नाइट्रोजनस वेस्ट को जैसे ही रियलाइज होगा कि यार अभी तो मैं सेलोफेन ट्यूब्स में हूं, नाइट्रोजनस वेस्ट को जैसे ही रियलाइज होगा कि यार मैं तो अभी सेलोफेन ट्यूब में हूं, उसमें जो ब्लड है उसमें हूं, लेकिन बाहर जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें तो मैं हूं ही नहीं, तो ये तो नाइंसाफी है, मुझे जाना पड़ेगा। इसीलिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसीलिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, अरे ये तो कुछ ज्यादा मोटा हो गया, देखो यहाँ पे, इसीलिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो उचक करके कहाँ आ जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। आई बात समझ में? जो डायलाइजिंग फ्लूइड है ना इसमें उचक करके आ जाएगा कौन? नाइट्रोजनस वेस्ट। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि ये जो सेलोफेन ट्यूब्स हैं इनकी जो मेम्ब्रेन है ना, वो कैसी होती है? सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। आप ही ने तो बताया था कि ये जो सेलोफेन ट्यूब्स हैं इनकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कि चुन चुन के चीज़ों को अंदर या अपने में बाहर, मतलब अपने अंदर या बाहर जाने देगी। इसका मतलब ये है कि जो सेलोफेन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को जाने देती है। अगर आप बोल रहे हो कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सेलोफेन ट्यूब से, उसमें जो ब्लड है, भाई सेलोफेन ट्यूब में जो ब्लड है, ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ट्यूब से बाहर निकल करके आ जाता है कहाँ? डायलाइजिंग फ्लूइड में। इसका मतलब ये कि जो सेलोफेन ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है वो जाने देती है, हाँ जाने देती है। तो फिर आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो जो ब्लड में आरबीसीज भी होंगी, ब्लड का जो है प्लाज्मा भी होगा, प्लाज्मा में आप बोल सकते हो कि मतलब ब्लड में आप बोल सकते हो कि डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, तो क्या वो सब के सब उचक करके डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगे ब्लड से निकल करके, सेलोफेन ट्यूब से निकल करके? ना, सेलोफेन ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है ना वो क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल, चुन चुन के चीज़ों को बाहर जाने देगी और चुन चुन की चीज़ों को अंदर आने देगी। सेलोफेन ट्यूब्स की मेम्ब्रेन बोलती है कि खबरदार कोई और बाहर निकला है तो ना आरबीसी बाहर निकलेगा, ना डब्ल्यूबीसी बाहर निकलेगा, ना प्लाज्मा बाहर निकलेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब अंदर चलो, जिसको मैं अलाउ करूंगी वही बाहर जाएगा। किसको अलाउ किया है? नाइट्रोजनस वेस्ट को। नाइट्रोजनस वेस्ट को अलाउ तो कर दिया, सेलोफेन ट्यूब्स की मेम्ब्रेन ने नाइट्रोजनस वेस्ट को अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है तुम निकल जाओ बाहर, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आया क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में बहने की। ट्यूब के अंदर जो ब्लड था, सेलोफेन ट्यूब के अंदर जो ब्लड था, ब्लड में
नाइट्रोजनस वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, लेकिन जो फ्लूइड है बाहर, डायलाइजिंग फ्लूइड, उसमें तो लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजनस वेस्ट का। इसका मतलब क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट बड़े ही एक्साइटमेंट में कि ये मैं तो जाऊंगा डायलाइजिंग फ्लूइड में, मुझे तो परमिशन भी मिल गई है, मुझे तो सेलोफेन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन सेलोफेन ट्यूब्स की, उनने भी परमिशन दी कि मैं जा सकता हूं, तो मैं तो जाऊंगा। नाइट्रोजनस वेस्ट को ये नहीं पता कि उसको तो जानबूझ के बाहर किया जा रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट को इतनी अकल नहीं आ रही है कि उसको जानबूझ के बाहर किया जा रहा है, इसलिए अकेले उसी को परमिशन मिली है, इसीलिए जो है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर वाले फ्लूइड में, डायलाइजिंग फ्लूइड में कम, मतलब ना के बराबर रखा हुआ है, नहीं है डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट, ताकि अपने आप जो वेस्ट है ना वो बाहर निकल के आ जाए, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, ब्लड में, सेलोफेन ट्यूब्स में जो पेशेंट का ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर निकल करके आ जाता है, सेलोफेन ट्यूब के बाहर आ जाता है, कहाँ, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाता है। ना सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट, बल्कि जो एक्सेस आयंस हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट तो आ ही जाएगा बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड में, प्लस जो एक्सेस आयंस होते हैं, है ना, जो एक्सेस आयंस हैं कौन कौन से, तो H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सोडियम आयंस, है ना, जो एक्सेस आयंस हैं वो एक्सेस आयंस भी बाहर आ जाते हैं, कहाँ, सेलोफेन ट्यूब के बाहर आ जाते हैं, ब्लड से निकल करके कहाँ, डायलाइजिंग फ्लूइड में। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड जो है फिल्टर होता जाता है, जैसे जैसे ब्लड जो है इस सेलोफेन ट्यूब में बहेगा, जैसे जैसे ब्लड इस सेलोफेन ट्यूब में बहेगा, वैसे वैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ट्यूब से बाहर निकल करके आते जाएंगे डायलाइजिंग फ्लूइड में। क्यों, क्योंकि भाई टेंडेंसी है ना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में बहने की, तो नाइट्रोजनस वेस्ट तो होता ही नहीं है डायलाइजिंग फ्लूइड में, बिल्कुल नहीं होता। तो ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो निकल आता है बाहर की, चलो बेटा चलो बाहर निकलो, है ना, उसको धक्का मार के, एक्चुअली धक्का मार के भी नहीं, कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड की जाती हैं ब्लड के नाइट्रोजनस वेस्ट को कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना वो खुशी खुशी पूरा ही बाहर निकल करके आ जाता है, कहाँ, डायलाइजिंग फ्लूइड में। उसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि जो एक्सेस आयंस हैं, पोटेशियम आयंस, H पॉजिटिव आयंस, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, ये भी जो है ना डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो ब्लड है वो फिल्टर होता जाता है। अब आप सोचोगे कि मैम उस हिसाब से तो ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसको तो गंदा हो जाना चाहिए, सही बात है, इसमें इतना नाइट्रोजनस वेस्ट आ रहा है, इतने जो है ना एक्सेस आयंस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से डायलाइजिंग फ्लूइड को गंदा होते जाना चाहिए। हाँ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लूइड गंदा हो गया तो अब वो वहीं पड़ा रहेगा ना। जो गंदा वाला डायलाइजिंग फ्लूइड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो अच्छा वाला, जो साफ डायलाइजिंग फ्लूइड है ना उसको कॉन्स्टेंटली अंदर भेजा जाता है। आई बात समझ में? तो डायलाइजिंग फ्लूइड गंदा होता जा रहा है, गंदे वाले को बाहर किया जा रहा है, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जो साफ वाला डायलाइजिंग फ्लूइड है उसको अंदर लिया जा रहा है कि हाँ बेटा आ, तू आ, अच्छा वाला डायलाइजिंग फ्लूइड तुम अंदर आते जाओ, टैंक में आते जाओ, और जो गंदा वाला डायलाइजिंग फ्लूइड है उसको इस आउटलेट से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा कलर इसका हम डार्क कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। चलो ये लो, अब यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ऊपर से, चलो यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये कैसा है, ये एकदम साफ सुथरा है। भाई ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट था वो बाहर आ गया डायलाइजिंग फ्लूइड में, है ना, एक्सेस पोटेशियम सोडियम आयंस थे वो बाहर आ गए डायलाइजिंग फ्लूइड में। इसका मतलब क्या, अब जो ब्लड है वो तो साफ हो गया, है ना, ब्लड जो है वो तो एकदम साफ हो गया। अब ये जो साफ ब्लड है ये बाहर निकलता है, ये ब्लड बाहर निकलता है, साफ ब्लड लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या है, ये है क्लीन ब्लड, इसको हटाओ, ये है क्या, क्लीन ब्लड। तो क्लीन ब्लड जो है, जो डायलाइजर है उससे बाहर निकलता है। फिर इसके बाद में जो है इस ब्लड को
ट्यूब्स के रास्ते से, ऑब्वियस सी बात है, ट्यूब्स के रास्ते से इस ब्लड को वापस पेशेंट तक लाया जाता है, ठीक है, ट्यूब्स की मदद से। भाई जो क्लीन ब्लड है ना उसको बाल्टी में तो स्टोर करेंगे नहीं, है ना, ट्यूब्स के मदद से। एक जैसे कि यहाँ पर एक ट्यूब चल रही है, चलो यहाँ पर मैं एक ट्यूब बना ही देती हूँ, जगह नहीं थी इसलिए मैं बना नहीं रही थी, चलो बना दी। अरे यार पूरी मिट गई, कोई बात नहीं, ये लो, एक ट्यूब चली आ रही है, ठीक है, एक ट्यूब चली आ रही है जिसमें कि क्या है, साफ ब्लड है, क्लीन ब्लड है ये, ठीक। तो ये ट्यूब चली आ रही जिसमें क्या है, क्लीन ब्लड है, ये आ रही है, 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 कहाँ पहुँच गई, अल्टीमेटली पेशेंट तक पहुँच गई। अब पेशेंट की बॉडी में क्या होता है, जो वेन है, जो रेडियल वेन है, जो रेडियल वेन है, उसमें जो है इस क्लीन ब्लड को डाल दिया जाता है, ठीक है। पेशेंट की बॉडी में जो रेडियल वेन है उसमें ये क्लीन ब्लड डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से रेडियल आर्टरी से गंदा खून आता है, रेडियल आर्टरी से गंदा खून आता है और रेडियल वेन में क्लीन ब्लड डाल दिया जाता है। और ऐसा नहीं होता, ये मत सोचना कि एक साथ पूरा का पूरा जो ब्लड है वो रेडियल आर्टरी से निकाल दिया और उसको साफ किया और फिर इसके बाद में रेडियल वेन में डाल दिया क्लीन ब्लड, ऐसा नहीं होता। जो गंदा ब्लड है वो साफ होता जाता है और जो साफ ब्लड है वो रेडियल वेन में डाला जाता है। दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चलती हैं कि यहाँ से गंदा ब्लड आ रहा है, साफ हो रहा है, फिर जो साफ ब्लड है वो जो है वेन में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, पूरी डायलिसिस की प्रोसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको प्रोसेस पूरी पल्ले पड़ी होगी, कुछ समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था, है ना। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि भाई प्रीवियस सेशन में हमने जो भी कहानी पढ़ी थी उसका कंक्लूजन क्या निकला था, बोल सकते हो कि निचोड़ क्या निकला था, कि किडनीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन, दोनों ही किडनीज। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो चीज़ें तभी होती हैं जब दोनों किडनीज एकदम कायदे से काम करती रहें, बिल्कुल तमीज़ से काम करती रहें। अगर एक किडनी, वैसे तो किडनीज जो है ना अच्छी होती हैं, शरीफ होती हैं, उनको पता है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्लड को फिल्टर करना है, यूरिन बनानी है, उनको सब पता है ना। तो वैसे तो वो काम करती रहती है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि भाई चोट लग गई, एक जो किडनी है एक किसी का इतना कस के एक्सीडेंट हुआ कि एक्सीडेंट के कारण, इंजरी के कारण जो एक किडनी है वो डैमेज हो गई, जो एक किडनी है वो डैमेज हो गई, या कोई बड़ी बीमारी हुई, लंबी बीमारी के चलते हुए एक किडनी डैमेज हो गई। और वो डैमेज भी कैसा हुआ है, इरिवर्सिबल हुआ है कि भाई एक बार जो डैमेज हुआ किडनी में हो गया। अब कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी जो है ना उस किडनी को ठीक ही नहीं कर पा रही। जो किडनी एक बार डैमेज हुई सो हुई, अब कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट, कोई भी पैथी, कोई भी सर्जरी उस किडनी को ठीक नहीं कर पा रही। मतलब किडनी तो हो गई, गई काम से, वो गई। पूरा लोड किस पे पड़ता है, एक किडनी पे पड़ जाता है। तो अब इससे पहले कि वो भी खराब हो जाए, ओवर टाइम करते करते भाई एक किडनी तो गई, दूसरी जो किडनी है अब उसके ऊपर पूरा भार पड़ जाता है। तो कहीं वो ना खराब हो जाए, ओवर टाइम करते करते, ओवर वर्क करते करते, इसलिए दूसरी किडनी की जुगाड़ करनी पड़ती है। ट्रांसप्लांट कहने को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ किसी दूसरे की किडनी जो है ना उठा करके ले आया, लगा दी पेशेंट में, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। तो ट्रांसप्लांट एक सोल्यूशन तो वो है। दूसरा सोल्यूशन क्या होता है, दूसरा सोल्यूशन होता है ये, क्या, डायलिसिस। आई बात समझ में। तो बेसिकली ये पूरी प्रोसेस होती है डायलिसिस की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसका खेल होता है और ये जो सेलोफेन ट्यूब्स हैं इनका खेल होता है। डायलिसिस की मशीन के अंदर होता है डायलाइज़र, डायलाइज़र के अंदर होता है एक टैंक, वो टैंक भरा होता है डायलाइजिंग फ्लूइड से। डायलाइजिंग फ्लूइड अनोखा होता है, क्यों? क्योंकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एग्जैक्टली हमारे ब्लड जैसे ही होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है एग्जैक्टली हमारे ब्लड जैसा ही होता है।
ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, पानी है, सब है, लेकिन एक चीज जो नहीं होती है डायलाइजिंग फ्लूइड में, वो क्या है? वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट दद्दा, नाइट्रोजनस वेस्ट ये नहीं होता है डायलाइजिंग फ्लूइड में। आई बात समझ में? फिर ये जो लंबी लंबी, अच्छा ये जो टैंक है, डायलाइजर का जो टैंक है, इसमें आपको लंबी लंबी कॉइल्ड ट्यूब्स नजर आती हैं, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्स नजर आती हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब्स। इनकी मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? भाई ट्यूब्स अंदर से खोखली होती हैं, तभी तो उनसे क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो टैंक में आपको जो लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्स नजर आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब्स, जिनकी मेम्ब्रेन बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। मेम्ब्रेन किसकी बनी है यार? सेलुलोज की बनी है। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि चुन चुन की चीजों को अंदर या बाहर जाने देगी। अब क्या होता है? अब ये होता है कि पेशेंट की जो रेडियल आर्टरी है ना, पेशेंट की जो रेडियल आर्टरी है उससे ब्लड लिया जाता है। पेशेंट की रेडियल आर्टरी से, पेशेंट की रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, कंटिन्यूसली लिया जाता है। ये नहीं कि अभी 1 लीटर ले लिया फिर बाद में 1 ले लिया, इंस्टॉलमेंट में काम नहीं चलता है। लगातार जो ब्लड है रेडियल आर्टरी से लिया जाता है। सबसे पहले उसमें हम हेपेरिन डालते हैं ताकि भाई ब्लड जो है वो बॉडी के बाहर निकल आए, तो ऐसा ना हो कि जम जाए आकर के ब्लड, है ना। तो हेपेरिन डालते हैं एंटीकोआगुलेंट, ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना कर पाए। फिर इसके बाद में अल्टीमेटली इसको कहाँ डालते हैं? डायलिसिस के मशीन में डालते हैं, डायलाइजर में डालते हैं, डायलाइजर का जो टैंक है उसमें डालते हैं। डायलाइजर के टैंक में तो डाल दिया पेशेंट के ब्लड को, लेकिन कहाँ डाला? डायलाइजिंग फ्लूइड के साथ मिक्स कर दिया क्या? अरे नहीं भाई, उससे तो अलग रखना पड़ता है। कहाँ डालते हैं? डायलाइजर की जो टैंक है उसमें तो आता है पेशेंट का ब्लड, लेकिन कहाँ? सेलोफेन ट्यूब्स में। और सेलोफेन ट्यूब्स में क्या होता है? ब्लड ऐसे फ्लो करता रहता है। तो जब सेलोफेन ट्यूब्स में ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रियलाइज होता है कि यार मैं तो अभी जहां हूं, नाइट्रोजनस वेस्ट अभी कहाँ है? ब्लड में है। ब्लड कहाँ है? सेलोफेन ट्यूब में है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को रियलाइज होता है कि यार अभी तो मैं जहां हूं यहाँ पे तो मेरा कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो बगल में पूरे में जो फैला हुआ है डायलाइजिंग फ्लूइड, इसमें तो मैं हूं ही नहीं, तो मुझे तो जाना पड़ेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। इसलिए क्या होता है? और साथ कौन देती है? सेलोफेन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो साथ देती है कि हाँ बेटा बेटा तू जा, तू निकल जा यहाँ से। नाइट्रोजनस वेस्ट को ये नहीं पता कि उसके लिए षड्यंत्र यहाँ पे रचा गया है। जानबूझ के जो ना डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं डाला। भाई डायलाइजिंग फ्लूइड का कंसंट्रेशन तो पूरा का पूरा ब्लड जैसा ही होता है, तो कहने को तो उसमें भी नाइट्रोजनस वेस्ट डाल सकते थे, लेकिन नहीं डाला। क्यों? क्योंकि षड्यंत्र हम रच रहे हैं पेशेंट के ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके लिए। प्लस जो मेम्ब्रेन है सेलोफेन ट्यूब्स की, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है ना, गिन चुन की चीजों को अंदर या बाहर जाने देती है। लेकिन परमिशन किसको देती है? वो सेलोफेन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। बाहर जाने के लिए वो सिर्फ किसको अलाउ करती है? बाहर जाने के लिए वो सिर्फ अलाउ करती है, मतलब वैसे तो प्लाज्मा भी है ना, आरबीसीज भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं, ब्लड में तो तमाम सारी चीजें होती ना, विटामिन भी हैं, हॉर्मोन्स भी हैं, लेकिन सेलोफेन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो मेम्ब्रेन भी इतनी शानी होती है ना कि मेम्ब्रेन बोलती है कि ना 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 ना, सेलोफेन ट्यूब्स को क्रॉस कौन कर सकता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट सोचता है कि अरे वाह, मुझे तो इतनी फ्रीडम दी गई है, मैं इस फ्रीडम का फायदा उठाऊंगा और मैं निकल जाऊंगा बाहर। और एग्जैक्टली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, वो सेलोफेन ट्यूब के बाहर निकलता है और आ जाता है कहाँ? डायलाइजिंग फ्लूइड में। उसके साथ साथ जो एक्सेस आयंस हैं, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ये भी बाहर आ जाते हैं कहाँ? डायलाइजिंग फ्लूइड में। तो ऐसे तो क्या होगा? ब्लड फ्लो करता जाएगा और जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो गंदा होता जाएगा, है ना। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर डायलाइजिंग फ्लूइड में भी नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ जाएगा। दिमाग लगाओ ना, लगातार नाइट्रोजनस वेस्ट इस फ्लूइड में आता जा रहा है। तो अगर इस फ्लूइड की हम सोचें तो एक पॉइंट के बाद इसमें भी नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो अब जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बोलेगा कि भाई मैं जहां हूं वहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और जो आसपास फ्लूइड है उसमें भी मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो फिर मैं क्यों बाहर निकलूं? तो इसीलिए
गंदे डायलाइजिंग फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और अच्छे वाले फ्लूइड को अंदर कंटिन्यूसली भेजा जाता है। तो ब्लड साफ होता जाएगा। फिर इस साफ ब्लड को जो है, हाँ, सबसे पहले इसमें से हम हेपेरिन बाहर निकालेंगे कि भाई हट जाओ तुम, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया, अब ब्लड हो चुका है साफ। अब कहाँ जाना है ब्लड को? पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो अब तुम हट जाओ। फिर पेशेंट की बॉडी में जो रेडियल वेन होती है ना, उससे उसमें जो है साफ ब्लड को डाल दिया जाता है। ठीक, अब एक काम करते हैं, अपनी स्लाइड्स के ऊपर वापस आते हैं और एक बार जो फटाफट से जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम रीड कर लेते हैं। तो फिर अब देरी किस बात की है, चलो आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। और देखो, ऐसा है कि जो बातें मैंने आपको समझा दी हैं, पढ़ा दी हैं, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो एक काम करते हैं ना, इन्हें बस हम एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं, ठीक है। बाकी समझ तो हम चुके ही हैं कि भाई डायलिसिस क्या होता है, उसमें होता क्या है, वो सब हमने पढ़ लिया है ना, समझ लिया है। देखो, किडनीज आर द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दो द किडनीज रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ, its efficiency gradually declines, ओहो, with normal aging process। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि नॉर्मली हमारी जो किडनीज हैं वो थ्रू आउट दी लाइफ, यानी कि ज़िंदगी भर एक्टिव ही रहती हैं, हमेशा काम करने के लिए रेडी ही रहती हैं। लेकिन जब बारी आती है किसकी, बुढ़ापे की, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये एक कड़वा सच है जो कि लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बात तो सच है कि जब बुढ़ापा आता है तो बॉडी धीरे 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 डीजेनरेट होने लगती है। जब बुढ़ापा आता है तो बॉडी धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगती है। ये बात सच है, ये एक फैक्ट है जिसको कि हम जो है मतलब बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, लोगों को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, नेचुरली सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, आप बायो पढ़ रहे हो तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कि जब बुढ़ापे का समय आता है तो बॉडी धीरे 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 डीजेनरेट होने लगती है। बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, है ना, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके काम करने की क्षमता, बॉडी के ऑर्गन्स की काम करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। ऑर्गन्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जो ऑर्गन्स है ना वो लेस एफिशिएंट होते जाते हैं। काम तो करते हैं, ऐसा नहीं काम करते नहीं, भाई जिंदगी भर से काम करते आ रहे हैं, लेकिन जब बुढ़ापे का समय आता है तो बॉडी डीजेनरेशन की तरफ बढ़ती है। बॉडी धीरे धीरे, बहुत ही ग्रेजुअली डीजेनरेट होती है, जिसके कारण बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी आप बोल सकते हो कि काम करने की क्षमता कम होने लगती है। उतने बेहतरीन तरीके से, उतने एफिशिएंसी के साथ ऑर्गन्स काम नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारी जो किडनीज हैं ये भी तो ऑर्गन्स ही हैं। तो बुढ़ापे के समय इनकी भी काम करने की जो क्षमता है, किडनीज की भी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। अगर कोई इंसान 70 साल का है तो उसकी किडनीज की काम करने की जो क्षमता है वो डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी। अगर एक 25 साल के नौजवान से उसके मतलब 25 साल के नौजवान की किडनीज के काम के साथ कंपेयर किया जाए, है ना, तो बेहतरीन तरीके से काम कौन करेगा, 25 साल का जो नौजवान है उसकी किडनीज बेहतर तरीके से काम करेंगी। आई बात समझ में। अब देखो, ऐसा भी नहीं कि मैंने बोला है कि भाई बुढ़ापे में जो ना बॉडी डीजेनरेट होती है, ऑर्गन्स की जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने आज जो है ना अपना 70th बर्थडे मनाया है तो आज के आज जो है ना किडनी फेल, लिवर फेल, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होती है कि 70 के हुए नहीं, 75 के हुए नहीं कि बस लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअल प्रोसेस होती है ना, ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, धीरे 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 धीरे। हम इसको हेल्दी लाइफस्टाइल से, है ना, अपने एक्सरसाइज वगैरह से, डाइट वगैरह से हम इस प्रोसेस को और स्लो डाउन कर सकते हैं। अनिल कपूर को देखा है कि नहीं देखा? उस इंसान के अंदर तो बुढ़ापा क्या है उनको पता ही नहीं है। क्यों भाई? लाइफस्टाइल उनकी इतनी अच्छी है, खाना पीना, काम काज सब चलता है, रूटीन बना हुआ है एक प्रॉपर, जिसको कभी नहीं तोड़ना होता है। एक्टिव रहना है, दिल से खुश रहना है। आई बात समझ में कि हम इस बुढ़ापे की, आप बोल सकते हो कि जो एजिंग प्रोसेस है
उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन आएगा ना बुढ़ापा, हर साल उम्र बढ़ती कि नहीं बढ़ती है, लेकिन एजिंग प्रोसेस को हम कई हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं, बॉडी पे जो इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो बुढ़ापा आ ही जाएगा, है ना। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि एकदम से बुढ़ापा आया, एकदम से जो है ना ऑर्गन्स लेस सफिशिएंट हो गए, एकदम से जो ऑर्गन्स है उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, ग्रेजुअली होता है जो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स इनएक्टिविटी डिक्लाइंस टू अबाउट 50% बाय द एज ऑफ 70 इन ह्यूमन बींग्स। कहा था ना मैंने आपसे कि 70 साल के एक अंकल हैं, है ना, उनकी किडनीज के अगर काम को कंपेयर किया जाए, किडनीज के वर्क को अगर कंपेयर किया जाए 25 साल के नौजवान की किडनीज के काम के साथ, तो फ़र्क तो देखने को मिलेगा ना। 70 ईयर्स की एज में क्या होता है, एक्टिविटी 50% तक जो है कम हो जाती है। क्या करें, फैक्ट है, कुछ नहीं कर सकते। द अदर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज आर डिसीजेस। अब कई लोगों को आपने सुना होगा, है ना, आपकी जान पहचान वाले, हो सकता है आपको कोई रिश्तेदार की हाँ उनका डायलिसिस हो रहा है, उनकी किडनी जो है ना प्रॉब्लम दे रही है, वो नहीं होते 70 साल के, लेकिन फिर भी परेशानी तो आ जाती है किडनी में। कैसे आती है, तो बीमारी के कारण, सच एज किडनी इन्फेक्शन हो गया है, इंजरी हो गई है, restricted blood flow to kidneys. These abnormalities result in the kidney damage and malfunctioning. A general term for decline in the performance of kidney due to disease is kidney failure. आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही अनोखा वर्ड है ना, किडनी फेलियर, कि भाई उसकी किडनी फेल हो गई। कब यूज करते हैं, एक जनरल टर्म है ये, काहे के लिए, फॉर डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस ऑफ किडनी, कि किडनी की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो गई, किडनी की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो गई है बीमारी के कारण। क्या बताया मैंने आपको, जिंदगी भर थ्रू आउट दी लाइफ किडनीज हमेशा एक्टिव ही रहती हैं। बुढ़ापे की बात अलग होती है कि 70 साल के बाद जो है ना 50% एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन उसके पहले तो किडनीज काम ठीक से करती रहती हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी हो गई, इंजरी हो गई, कुछ हो गया, तो बुढ़ापा आया नहीं है ना, बुढ़ापा आया नहीं है, लेकिन उसके ही पहले, बुढ़ापा आने के ही पहले क्या हुआ है कि किडनीज ने अपना काम करना बंद कर दिया, परफॉर्मेंस उसकी कम हो गई, तो उसे हम बोलते हैं कि भाई इसकी तो किडनी गई, फेल हो गई। दो इट इज़ नॉट कॉमन, इट मे रिजल्ट टू डेथ विद इन अ कपल ऑफ वीक्स इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। ये इतना मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि कल किडनी फेल हो रही है और आज पता चल रहा है, ऐसा नहीं होता। सिम्टम्स तो बहुत पहले से ही दिखने लगते हैं, है ना, सिम्टम्स बहुत पहले से ही दिखने लगते हैं कि हाँ भाई बॉडी में कुछ ना कुछ परेशानी है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर समय पे दिखाया जाए तो हर बीमारी का इलाज है, डायग्नोसिस अच्छी होनी चाहिए तो हर बीमारी का इलाज है। इतना एडवांसमेंट तो हो चुका है टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन इंडस्ट्री में, ठीक है ना। तो इतना होता नहीं है कॉमन, लेकिन अगर ठीक से इसको टाइमली अगर ट्रीटमेंट ना मिले पेशेंट को, तो किडनी फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। किडनी फेलियर इज ऑफन ड्यू टू बिल्डअप ऑफ पोटेशियम आयंस विच कॉजेज हार्ट फेलियर। बताया था ना मैंने आपको कि किडनी में आप बोल सकते हो कि क्या हो रहा है, किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही, किडनी फेल मतलब अपना काम ठीक से कर नहीं पा रही, तो पोटेशियम बिल्डअप हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, हम ये बात दिल पे ले लेते हैं, हार्ट फेलियर भी हो जाता है। ज़रा सोचिए, द फेलियर ऑफ बोथ किडनीज इमीडिएटली नीड मेडिकल इंटरवेंशन। और अगर दोनों ही किडनीज, भगवान ना करे कभी किसी की दोनों किडनीज अगर खराब हो जाए एक साथ, तो फिर मुसीबत हो जाती है, मेडिकल इंटरवेंशन कुछ ना कुछ तो फिर उसकी ज़रूरत पड़ती ही है। देयर आर टू ऑल्टरनेटिव ऑफ किडनी फेलियर। अ मैचिंग किडनी फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन में बी ट्रांसप्लांटेड। एक मैचिंग किडनी जो है ना हेल्दी पर्सन से ट्रांसप्लांट कर दी जाए, जो कि मैंने आपको बताया कि जितना सुनने में और लिखने में आसान होता है उतना करने में बेहद डिफिकल्ट होता है। फिर या फिर दूसरा मेथड क्या है, अन आर्टिफिशियल किडनी machine may be employed in order to get rid of metabolic wastes from the blood and to maintain normal level of water and mineral ions in the body fluids. Artificial kidney वही डायलिसिस की मशीन, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, जो क्या करती है, ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाती है ताकि बॉडी फ्लूइड्स में पानी और मिनरल आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे।
The artificial kidney functions on the same principle as the normal kidney, as the procedure is called dialysis. Artificial kidney वैसे ही काम करती है जैसे कि normal kidney काम करती है, और प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, dialysis, है ना. देखो, the blood is pumped out of the body and made to flow into the dialysis machine. Heparin is added to the blood to prevent clotting. heparin डाल दिया जाता है ताकि क्लॉट ना हो, है ना. ब्लड की टेंडेंसी होती है, कभी अगर आपने ये नोटिस किया हो, जैसे कि ऐसे खून बह गया, है ना, चोट लगी, खून बह गया, अब खून बह तो गया, अब हमने थोड़ा टाइम लगा दिया उसको साफ़ करने के लिए, तो जब स्किन पे ब्लड आता है ना तो वो अपने आप जम जाता है. ऐसा नहीं कि ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं होता. यहाँ से यहाँ ब्लड आया है, फिर वो वहीं के वहीं जम जाता है ना, रेड हो जाता है. तो हेपेरिन जो है डाला जाता है ब्लड में कि भाई तुम जो है बाहर आकर के क्लॉट ना हो जाना, जम ना जाना. द ब्लड सर्कुलेट्स स्लोली थ्रू द लॉन्ग सेल्यूलोज ट्यूब्स, है ना. नाम क्या होता है, सेलोफेन ट्यूब्स. किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की. किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की. कॉइल्ड इन अ टैंक फिल्ड विथ डायलाइजिंग सोल्यूशन. द सेल्यूलोज मेम्ब्रेन अलाउज ions, very small molecules of water to diffuse through it. जो सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें यहाँ पर क्या लिखा गया है, सेल्यूलोज ट्यूब्स, उनकी जो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है ना, वो बेसिकली आयंस को बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जो है अलाउ करती है कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ, है ना. The blood corpuscles, platelets and protein molecules are too large and do not pass through the membrane. आई बात समझ में. Blood corpuscles, WBCs, RBCs, platelets, protein molecules, है ना, इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो जो सेलोफेन ट्यूब्स है ना, उनकी मेम्ब्रेन से निकल ही नहीं पाते हैं बाहर, तो डायलाइजिंग फ्लूइड में आने की नौबत ही नहीं आती है. फाइनली द क्लीन्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट. ये आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से पेशेंट को लिटाया जाता है ना. पेशेंट को बुलाते हैं कि हाँ भाई आ जाओ, लेट जाओ. क्यों लेट जाओ, खड़े खड़े क्यों नहीं हो सकता बेटा, ब्लड टेस्ट नहीं है ये कि 2 मिनट में हो जाए, बहुत टाइम लगता है इसमें, कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं एक सिटिंग में. और जिसको डायलिसिस बोला जाता है ना, वीक में कम से कम 2 बार तो आकर के करवाना ही पड़ता है, ठीक है ना. फिर स्पेशली डाइट भी प्रिस्क्राइब की जाती है कि भाई ऑलरेडी तुम्हारी किडनीज जो है ना काम नहीं कर रही हैं, तुम डायलिसिस पे जिंदा हो, तो प्रोटीन कम खाना ताकि नाइट्रोजनस वेस्ट कम बने. याद है, प्रोटीन खाते जाते हैं और जो है ना किसी ने बोल दिया कि भाई प्रोटीन खाना चाहिए, स्किन अच्छी होती है, ये होता है वो होता है, तो खा रहे हैं प्रोटीन बैठ करके. प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड्स में, जब ज़्यादा अमीनो एसिड्स हो जाते हैं तो वो ज़्यादा अमीनो एसिड्स कहाँ जाते हैं, लिवर में जाते हैं. लिवर में जाकर के लिवर तोड़ता है उन अमीनो एसिड्स को. जब लिवर तोड़ता है अमीनो एसिड्स को तो कुछ काम की चीज़ें बनती हैं और कुछ बन जाता है क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट. आई बात समझ में. तो पेशेंट को बोलते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं डाइट की, बेटा मतलब भाई साहब या बहन जी आप जो है ज़्यादा प्रोटीन मत खाना, उसके अलावा ज़्यादा मिर्च मसाले तेल वाला नमक वाला खाना मत खाना. क्यों, क्योंकि किडनीज काम नहीं करे ना. किडनीज का काम क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, हम ना इंसान एक नंबर के चटोरे टाइप के होते हैं कि हमें लगता है कि हमारी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है जितना हम ठूस लेते हैं. कि खाए जा रहे हैं चिप्स, खाए जा रहे हैं जंक फूड, उसमें इतना सारा क्या होता है, नमक होता है. अब नमक खा तो लिया आपने, सोडियम और क्लोराइड आयंस बन तो गए पेट में जा करके, लेकिन उतनी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है ना. तो किडनीज क्या करती हैं, फिर उनको निकालती हैं बाहर. अब किडनीज काम ही नहीं कर रही है ठीक से, तो जो आयंस हैं वो ब्लड में है, तो ब्लड में लेवल बढ़ता जा रहा है. ऊपर से और जो है एक चिप्स का पैकेट खा लिया तो और मुसीबत. तो इसलिए बोला जाता है कि भैया खाने में परहेज करो और हफ्ते में 2 बार तो आओ ही आओ डायलिसिस के लिए, ठीक है ना. तो ये देखो, रीनल आर्टरी से जो है ना, रीनल आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है, पंप किया जाता है, बीच में जो है हेपेरिन डाल दिया जाता है, ठीक है. फिर ये क्या है, देखो ये पूरा है डायलाइज़र. इसमें टैंक है, टैंक में आपको देखो टैंक में आपको ऐसे लंबी कॉइल्ड ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी, सेलोफेन ट्यूब्स, है ना, जो कि बनी होती हैं सेलुलोज की. और ये पूरा क्या है, ब्लू ये डायलाइजिंग फ्लूइड है, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से जो है ब्लड ऐसे आता है, फिर वही नाइट्रोजनस वेस्ट आयंस वगैरह जो है वो सब के सब कहाँ जाते हैं, ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं. फिर इसके बाद में जो साफ़ सुथरा ब्लड है वो देखो यहाँ से वापस से पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है रीनल वेन में.
ठीक है, चलो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई होगी, है ना। अब देखो ऐसा है कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अगले सेशन में। तब तक आपने क्या करना है, कुछ नहीं, आपने विजिट करनी है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे विजिट करोगे, गूगल पे टाइप करना magnetbrains.com, जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उसको खोलना। जैसे ही खोलोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसी पेज में एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, यहीं पर आपको CBSE इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पे जाना है। जैसे ही जाओगे तो बस क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक सारी आपको क्लासेस नज़र आएंगी। आपको जाना है क्लास 10th पर। जैसे ही जाओगे तो क्लास 10th में आपको फिजिक्स, बायोलॉजी सब मिलेगा। बायोलॉजी में आपको मेरी शक्ल दिखेगी, उस पे जाना है, उसको क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे ना तो ये खुल जाएगा आपके सामने पेज। लाइफ प्रोसेसेस अभी तक हमने चैप्टर कर लिया है, मतलब एक लास्ट सेशन बचा है लाइफ प्रोसेसेस का, इसके बाद में पूरा चैप्टर फिनिश, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर एकदम कायदे से सीक्वेंस पे अरेंज्ड मिल जाएंगे, तमीज़ से, बिल्कुल, है ना। ये देखो, ये फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला। तो कुछ इस तरीके से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके सारे क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स के, सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। So do visit our official website, that is magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.